तो अगर बात की जाए एस्केप वेलोसिटी, तो किसी भी प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है? अगर उस प्लैनेट से आप किसी पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी दे दें, वो कहाँ चले जाए, वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं कि रॉकेट है, कि रॉकेट को तुमने छोड़ा तो वो रॉकेट जो है उस पे ग्रेविटी के अलावा एक थ्रस्ट फोर्स भी लगता जा रहा है, वो वाला केस नहीं है साथ में। अगर ये रुके तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जाकर रुके, मतलब बहुत दूर जाके रुके, अदरवाइज नहीं रुके। ठीक है, उससे पहले ना रुके, मतलब इन्फिनिटी पे रुक जाए तो ठीक है, इन्फिनिटी से पहले अगर रुक गया तो अर्थ वापस खींच लाएगी। मतलब भाई 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर, सोच लो कितनी तेज स्पीड है, तब जाके वो एस्केप करेगा, अदरवाइज वो एस्केप नहीं करेगा। तो भाई गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं आपका बड़ा भाई निखिल दा भाई हाजिर हूं आपके सामने लेकर के एक नया लेक्चर, ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 6। और आज हम बात करने जा रहे हैं केपलर्स लॉ की। तो बहुत ही छोटा सा आज का सेशन होने वाला है, क्योंकि ये एक ही टॉपिक बचा है। लेकिन इससे पहले हम एक एस्केप वेलोसिटी, एक टॉपिक और रह गया था, उसकी भी बात करेंगे और फिर हम केपलर्स लॉ स्टार्ट करेंगे। तो बिना देरी के बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज हम पहले एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी। तो अगर बात की जाए एस्केप वेलोसिटी, तो किसी भी प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है कि अगर उस प्लैनेट से आप किसी पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी दे दें, वो कहां चले जाए, वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। तुम बोलोगे सर थोड़ा सा और इसको समझा दोगे तो बात क्लियर होगी। तो मैंने कहा हम बात करते हैं, चलिए, हमारी धरती माँ की। तो धरती माँ की हम बात कर रहे हैं, तो आप जानते हो अगर मैं मान लो इस पॉइंट पे, मतलब सरफेस पे कोई पार्टिकल है, इसको अगर मैं कुछ वेलोसिटी देता हूं, क्या होगा? ये पार्टिकल जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा और थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये हाइट को अचीव करके और रुक जाएगा, है कि नहीं भाई? ऐसा ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ये रुक जाएगा, और क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में रुक गया तो अर्थ इसको वापस खींच के लाएगी, क्योंकि भैया धरती मां सबसे बड़ा प्यार करती है, वापस खींच के ले आएगी, दूर नहीं जाने देगी। अब तुम इस वेलोसिटी को और बढ़ा के फेंकोगे, थोड़ा सा और तेज फेंकोगे, तो वो और ऊपर जाएगा, लेकिन फिर रुक जाएगा। फिर वो ग्रेविटेशनल फील्ड में रुक गया तो वापस आ जाएगा। और तेज वेलोसिटी दोगे तो और ऊपर जाएगा, रुकेगा, वापस आ जाएगा। तुम जितना तेज वेलोसिटी करते जाओगे उतना ही दूर तक वो जाएगा और वापस आ जाएगा। ये बात ध्यान रखने की, मैं इसको फेंक रहा हूं तो फेंकने के बाद जब ये हवा में है तो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये ऐसा नहीं कि रॉकेट है, कि रॉकेट को तुमने छोड़ा तो वो रॉकेट जो है उस पे ग्रेविटी के अलावा एक थ्रस्ट फोर्स भी लगता जा रहा है, वो वाला केस नहीं है साहब। ये यहां पर आपने वेलोसिटी दी, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, तो एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी, है ना। अब आप एक ऐसी सिचुएशन को अज्यूम करें कि आप इतनी वेलोसिटी बढ़ा देते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाता है। अब बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना मतलब कितना किलोमीटर ऊपर? भाई इन्फिनिटी दूर। सर इन्फिनिटी दूर क्यों? क्योंकि मेरे भाई अर्थ की ग्रेविटी कहां तक एक्सटेंड करती है? इनफिनिटी तक, अनंत तक। तो इसे अर्थ से दूर होने के लिए अनंत तक जाना होगा, इन्फिनिटी तक जाना होगा। अगर ये रुके तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जाकर रुके, मतलब बहुत दूर जाके रुके, अदरवाइज नहीं रुके। ठीक है, उससे पहले ना रुके, मतलब इन्फिनिटी पे रुक जाए तो ठीक है, इन्फिनिटी से पहले अगर रुक गया तो अर्थ वापस खींच लाएगी। तो हमें इसको इतनी वेलोसिटी या स्पीड देनी है कि ये इन्फिनिटी पे जाके रुके, अगर रुकता है। मैंने कहा यार इसकी वेलोसिटी मैंने रख दी कुछ v, और इसको कुछ थीटा एंगल से मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। अब तुम कहोगे कि सर क्या एस्केप वेलोसिटी सरफेस के लिए डिफाइन होती है क्या? ऐसा कुछ नहीं। आप अंदर से फेंको, बाहर से फेंको, किसी हाइट से फेंको, अगर आप किसी हाइट से भी फेंकते हो तो भी उस पर्टिकुलर हाइट के लिए आप एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हो। मान लो ये आपका जो है वो थीटा आ रहा है, ये आपका आर हो गया और ये आ गया आपका एच। इस एच प्लस आर को मैं कह दूंगा स्मॉल आर, विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। फेंकने के बाद आपकी एनर्जी रहेगी कंजर्व, और ये कहां जाके रुकेगा? ये रुकेगा इन्फिनिटी पे जाके। तो हम बोलेंगे कि भाई इनिशियली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके सम के इक्वल होगा। तो हाँ, बात तो सर आप सही कह रहे हो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम कितना बोलेंगे? हम बोलेंगे हाफ m, जो कि है मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इनटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, माइनस का gm प्लैनेट का मास, इस केस में हो जाएगा अर्थ, किसी और केस में प्लैनेट का मास, gmm by r, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको r प्लस एच भी, और इंफिनिटी पे जाके तो वो रुक गया।
इन्फिनिटी में जाके सेपरेशन भी इनफाइनाइट हो चुकी है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आ जाएगी, 0। m से जो है आपका m जो है निपट जाएगा, कट जाएगा, और यहां से आपको एस्केप वेलोसिटी जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है कितनी, मिलने वाली है √2m/r। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई। ये तो एक फॉर्मूला हो गया, इसको रटना चाहो तो रट सकते हो, चाहो क्या रटना ही है भाई, है ना, बाकी 2 सेकंड लगेंगे निकालने में। तो अब इसको एक और तरीके से याद कर लेते हैं, और करना भी चाहिए। क्या तरीका है, वो ये है, अगर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर r से नीचे मल्टीप्लाई करता हूं और ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूं, gm/r², क्या ये उस पॉइंट की ग्रेविटी नहीं हो गई जहां से इसे फेंका गया है? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल हो गई है साहब। ये आ जाएगा अपने पास √2r। तो ये एस्केप वेलोसिटी का एक और नया फॉर्मूला जो है आपके सामने हाजिर है। क्लियर है ये चीज? अब अगर कोई तुमसे पूछे यार ये जी क्या है, तो जी ध्यान रखना, जी जो है वो ग्रेविटी है, कहा कि जिस पॉइंट से फेंका है उस पॉइंट की। ठीक है सर। अब सुनो इधर बातें ये है कि अगर आप बात करते हो किसकी, फॉर सरफेस की, एस्केप वेलोसिटी फॉर सरफेस, सरफेस से जब आप बात करते हो आपको यह समझना होगा एस्केप वेलोसिटी में यहां पर आप लिखोगे 2gm/r, क्योंकि रेडियस ऑफ प्लैनेट आ जाएगा। यहीं अगर आप इस फॉर्म में बात करेंगे, ये √2 ग्रेविटी एट सरफेस और रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब यदि आप अर्थ के सरफेस से किसी चीज को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, एस्केप वेलोसिटी जो आती है, मतलब m की जगह आप रख दीजिए me, r की जगह आप रख दीजिए रेडियस ऑफ अर्थ, g की वैल्यू आप रख दीजिए, तो ये लगभग आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब भाई 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर, सोच रहे हो कितनी तेज स्पीड है, तब जाके वो एस्केप करेगा, अदरवाइज वो एस्केप नहीं करेगा। उम्मीद है यहां तक की बात तो सभी को समझ में आई। अब जरा इस पूरे डेरिवेशन की बात करो, वैसे तो एकदम लल्लू पंजू डेरिवेशन है, लेकिन फिर भी बात करें तो हमको ये साफ दिखता है कि पहली बात, ये एस्केप वेलोसिटी में पार्टिकल का मास नहीं आया, तो पार्टिकल चाहे 1 kg का हो, 2 kg का हो, कि 20 का हो, कि 200 का हो, कि 2000 kg का हो, यहां से अपने को साफ दिख रहा है कि उस पार्टिकल के या उस ऑब्जेक्ट के मास पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रही है। अब तुम बोलोगे अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है, हल्की चीज तो आराम से फेंकी जा सकती है, भारी चीज को फेंकने में तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा। भाई जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन वेलोसिटी तो उतनी ही दोगे ना, वेलोसिटी थोड़ी ना उतनी उससे कम या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी उतनी रहेगी। तो इसके मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, साथ ही साथ आपने इसको कैसे फेंका है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। ऐसा मत बोल देना सर अर्थ की तरफ ही फेंक देते, तब तो भाई वो ऐसा थोड़ी ना अर्थ में जाके ही घुस जाएगा वो पार्टिकल, है ना, अर्थ की तरफ थोड़ी ना फेंकोगे, ऑब्वियसली अर्थ से तो बाहर निकलना चाहिए, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो दिस वैल्यू इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, बातें हम कर लेते हैं यहां पे। एस्केप स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, ये मास ऑफ प्लेनेट, साइज ऑफ प्लेनेट, अगर आप सरफेस से प्रोजेक्ट कर रहे हो तो साइज ऑफ द प्लेनेट, पोजीशन फ्रॉम वेयर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ये पार्टिकल कहां से फेंका गया है, जैसे अगर आपने सरफेस से फेंक दिया तो इधर आर आ जाएगा, किसी हाइट से फेंक दिया तो r+h आ जाएगा, अलग अलग पोजीशन के लिए एस्केप स्पीड अलग अलग आ जाएगी। वहीं एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट, द मास ऑफ द बॉडी, जिसको मैं m0 कह देता हूं या m कह देता हूं, ठीक है, और साथ ही साथ, या m ही बोल देते हैं इसको, साथ ही साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इन दोनों चीजों पे ये डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर है बात? एक सवाल देख लेते हैं, अभी एक सवाल देख लेते हैं। सवाल में आपको क्या किया गया है, क्या कहा गया है, अ वेरी स्मॉल ग्रूव इज मेड इन द अर्थ, अर्थ के अंदर एक टनल सा बना दिया है, जैसा, एंड द पार्टिकल ऑफ मास m नॉट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर। अब ये टनल कहां बनाई गई है उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पार्टिकल अपने को बताया गया कि कहां रख दिया गया है, r/2 की डिस्टेंस पे रख दिया गया। ठीक है, तो आप इस बात को समझें, मान लो ये अपनी अर्थ थी और टनल जो है वो मान लो कुछ ऐसा, या मान लो इधर ग्रूव बना दिया, ऐसा ग्रूव बना, ऐसा जो है वो एक थोड़ा सा ग्रूव बना दिया,
पूरा खोदो, कितना भी खोदो, लेकिन r/2 तक तो खोदना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां से पार्टिकल को मैं फेंक रहा हूं। ठीक है, अब इतना समझ जाना भाई कि यहां पर वो जो है ये इतना हिस्सा ये खुला हुआ है ना, यहां से वो बाहर निकल जाए। आपसे कह रहा है कि इस पार्टिकल को हम कितनी वेलोसिटी दें, एस्केप वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, ये बाहर पहुंच जाए। कितने दूरी पे रखा हुआ है ये अभी, r/2 पर। होगा एक बार, फाइंड द एस्केप स्पीड ऑफ द पार्टिकल फॉर दैट प्लेस। इस प्लेस के लिए एस्केप स्पीड निकालना है। नहीं, एकदम रद्दी सवाल है भाई। ये इनिशियल पॉइंट हो गया, कहां पहुंचाना है इसको पहुंचाना है इन्फिनिटी पे, यहां पहुंच जाए। तो रुके तो वहां जाके रुके और कहीं ना रुके, इससे पहले ना रुके। मैं लिखूंगा भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और फिर मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो, 12mv², जिसको मैंने एस्केप स्पीड कह दिया। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा अर्थ की वजह से यहां का पोटेंशियल इनटू इस पार्टिकल का मास। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो था gm/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r²। स्मॉल r कितना है, r/2, तो ये आ जाएगा r²/4 इंटू m। ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी वाली, यहां वाली। और फाइनली जाके वो इंफिनिटी पे रुकेगा, तो काइनेटिक भी जीरो और पोटेंशियल भी जीरो। अब क्या करना है भैया, m से m कट गया, से 2 कट गया, कॉमन आके। अब जो चीजें बच रही हैं वो लिख दो एकदम साफ साफ। क्या दिख रहा है भाई, इसको उधर भेजा हमने तो ये आ जाएगा gm। ये अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 11r²/4r³ भाई। 4 3 12 माइनस 1 11, और एक से ये सॉरी 2r से 2r कट गए, और अपने पास एस्केप वेलोसिटी जो आएगी वो आ जा रही है कितनी, 11 gm/4r। ये जो है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी यहां के लिए इस केस में आ जाएगी। तो हर बार ऐसा ही करना होगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है बस। अब सर ये फॉर्मूले रट के रखेंगे, नहीं नहीं, ये फॉर्मूले क्यों रट के रखेंगे भाई, बस हम तो ये याद रखेंगे, एक तो 11.2 और एक √2gm/r बाहर और सरफेस वाले पॉइंट के लिए। अंदर के लिए तो इस तरीके से लगा के हमेशा जो है आपको एस्केप वेलोसिटी निकाल लेनी है। उम्मीद करता हूं ये एकदम टिंचा पुंचा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल ये भी एकदम रसगुल्ला सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ सच प्लेनेट। किसी और प्लेनेट की बात हो रही है। फाइंड द रेडियस ऑफ सच प्लेनेट, एक ऐसा प्लेनेट जहां पे ऑन विच द मैन एस्केप थ्रू द जंप, मतलब वो आदमी जंप लगा के ही प्लेनेट से बाहर निकल जाए। ऐसे प्लेनेट पे जाना नहीं चाहेंगे वैसे भैया, हमने उस प्लेनेट से जंप मारी और हम प्लेनेट के बाहर पहुंच गए। मैन इज एबल टू, क्या करना, मैन इज एबल टू एस्केप आउट फ्रॉम दैट प्लेनेट। कैसे, तो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी कि कैपेसिटी ऑफ जंपिंग ऑफ पर्सन ऑन अर्थ इज 1.5 मीटर। भैया ये बंदा जो है ना अर्थ के ऊपर सिर्फ कितना ऊपर कूद सकता है, वैसे 1.5 मीटर बहुत बड़ी हाइट है भाई, है ना। इतना जंप जैसे 1 मीटर लगभग इतना होता है, लगभग इतना और जोड़ दो, है ना। तो इतनी ऊंचाई मतलब अच्छी खासी जंप है भाई। अपने से तो 1-2 फुट ही उचका जाता होगा, बढ़िया उचकता है भैया ये आदमी। अब आपको पूछ रहा है कि उस प्लैनेट, आपको ये भी बताया गया कि उस प्लैनेट की डेंसिटी जो है ना वो अर्थ की डेंसिटी के इक्वल है। चलो इतना दे दिया है, तो मामला अपने को ये दिया गया है यहां। भाई देखो हुआ क्या होगा, मैन कुछ अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करेगा। कैसे, तुम ऐसा बेंड होते हो उछलने के लिए, बेंड होके तुम धरती को प्रेस करते हो और तुम ऊपर जाते हो, तो तुम क्या कर रहे हो, यू आर एक्चुअली डूइंग सम इंटरनल वर्क, यू आर यूजिंग योर मसल्स टू क्रिएट काइनेटिक एनर्जी इन योर बॉडी। भाई तुम अगर जंप मार रहे हो, कूद रहे हो, तो ये तो तुम्हारे मसल्स की ताकत है ना। तुम बोलोगे मसल्स की ताकत कहां है, ऊपर तो है ना, अर्थ की वजह से जो नॉर्मल लगा उसकी वजह से गया। अरे मेरे भाई देखो, मान लो ये बंदा था, जंप मारने के लिए एकदम तैयार है अभी, ठीक है, मतलब ऐसे झुका और ऐसा जंप मार रहा है अभी। तो मुझे बताओ, ये ऐसे झुका और फिर एकदम से क्या हुआ कि ऐसे हवा में
जो है उछलने ही वाला है अभी एकदम सीधा, इसके पैर इसने ऐसे कर लिए, ठीक है, ऐसे उछल के एकदम ऐसा खड़ा हुआ। तो मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक इसके ऊपर कौन कौन सा वर्क, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तुम बोलोगे साहब एक तो mg लग रहा है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल लग रहा है। सर जी दूसरा जो है वो लग रहा है नॉर्मल, मैंने कहा हाँ। अब सुनना, तुम ऊपर थे, तुम्हारा mg कहां लग रहा है, सेंटर ऑफ मास में। तुम जितना नीचे गए तो mg ने पॉजिटिव वर्क किया, तुम वापस ऊपर आए mg ने नेगेटिव वर्क किया। तो जब तुम सीधे खड़े थे तुम झुके और वापस खड़े हुए, उस दौरान mg का वर्क तो हो गया जीरो, क्योंकि जिस पॉइंट से तुम चले थे उसी पॉइंट पे तुम वापस आ गए। नॉर्मल इस पॉइंट पे लग रहा है तो नॉर्मल तो कोई वर्क करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट तो डिस्प्लेस नहीं हुआ। तुम बोलोगे सर उछल तो गया मैं, अरे उछले तब तो नॉर्मल लग ही नहीं रहा था। नॉर्मल जब लग रहा था तब तो वो पॉइंट तुम्हारा पैरों का जमीन पर ही था, तो फिर वर्क किसने कर दिया सर, काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गई, तुम्हारी मसल्स टांगों की, है कि नहीं। तो मस्कुलर फोर्स ने वर्क किया, उस वर्क की वजह से यू आर गेटिंग सम काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम प्लेनेट पे पहुंच जाओगे तो तुम्हारी मसल्स उतनी ताकतवर नहीं रहेंगी, वहां पर भी तुम सेम वर्क करके तुम्हारी उतनी की उतनी काइनेटिक एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। आई क्या बात समझ में। जब तुम उचक रहे हो, तुमने कितनी काइनेटिक एनर्जी ले ली, कुछ हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी ले ली, और यहां पर 1.5 मीटर उचके हो तो ग्रेविटी कांस्टेंट ही रहेगी। तुम ऐसा ऊपर जाओगे तुम कुछ h हाइट अटेन कर लोगे, यहां पे तो तुम्हारी काइनेटिक इनिशियल और पोटेंशियल को तुम क्या बोल सकते हो, जीरो रेफरेंस लेके, और यहां पोटेंशियल कितनी mgh और काइनेटिक कितनी, काइनेटिक जीरो। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। तो टोटल एनर्जी आपकी इनिशियल थी हाफ mv², फाइनली वो हो गई कितनी, mgh। साफ साफ यहां से आपका v जो है √2gh निकल जाए। बोले सर क्यों फालतू माहौल बना रहे हो, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा लेते, किसी पार्टिकल को v वेलोसिटी देते हैं तो √2gh हाइट तक वो जाता है, मतलब सॉरी v वेलोसिटी अगर देते हो और h हाइट वो अचीव करता है तो ये रिलेशन ही होता है। हाँ तो 1.5 मीटर के लिए तो ग्रेविटी कांस्टेंट है, यू कैन आल्सो अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, इट्स योर चॉइस कैसे आप करना चाहते हो। लेकिन मेरे भाई आप जब कहां गए, किसी प्लेनेट पे पहुंच गए, वहां पर तो आप एस्केप ही कर गए हो। एस्केप कर गए हो मतलब यही वेलोसिटी आपको कहां पहुंचा देगी, वो पार करवा देगी। तो हम क्या बोलेंगे कि 2g मास ऑफ दैट प्लैनेट और रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट m/r। तो हमें साफ साफ दिया गया है कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम है, आगे पटक दो इसको, इधर ये आ जाएगा 2g ग्रेविटी ऑफ अर्थ, कौन सी, सरफेस वाली, और यहां पे ये आ गया h, और ये आ जा रहा है अपने पास 2mp/rp। अब यार इसमें कुछ बचा नहीं, बस मैं ना थोड़ा सा, किसी को भी कोई डाउट नहीं है इसलिए एक एक करके स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, नहीं वो निपट गया है सवाल, तो दिख ही रहा है क्या आंसर है। बाकी √2g से √2g उड़ गया, me आप जानते हो, रूट भी हटा दो दोनों तरफ से स्क्वायर करके, me आप जानते हो, आप लिख सकते हो रो इंटू 4/3πre³ और नीचे आ जाएगा re², है ना, और यहां पर ये आ गया h। इस mp को आप क्या लिख सकते हो, 4/3πrp³ और ये रो, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास ये rp। ठीक है, तो भाई अपने को साफ साफ दिख रहा है, जो कट रहा है वो काट डालो, कट रहा है वो काट डालो, जो कट रहा है वो काट डालो, और हमें जो अब रिजल्ट मिल रहा है वो साफ साफ मिल जा रहा है, re इंटू एच इज एक्चुअली rp का स्क्वायर। रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट इज व्हाट इट इज √of re इंटू एच, मीन्स √of 1.5 re, ये आपका रेडियस आ जाएगा उस प्लैनेट का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बस अब h की वैल्यू यहां डाल देना 1.5, re डाल देना 6400 किलोमीटर। ये ध्यान रखना कि भाई आपका ये जो है वो मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेना।
है ना। अब सर सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ, वो मैं नहीं बताऊंगा, अभी फालतू कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब केपलर के लॉ की। लास्ट टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा टॉपिक है अपना, केपलर के लॉ। तो केपलर ने जो है लॉ दिए थे 3, ठीक है। और ये तीनों लॉ जो थे वो किसके ऊपर थे? प्लैनेटरी मोशंस की, जो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनके लिए, या फिर कोई भी एक मैसिव ऑब्जेक्ट के आसपास एक हल्का ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा होगा उनके लिए भी ये वैलिड है। जैसे अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूम रही है, तो अर्थ और सन के बारे में ये कहानी भी हो जाएगी। लेकिन मून भी सन के अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, तो मून और अर्थ के लिए भी ये कहानी वैलिड है। या किसी और प्लैनेट के अपने जो नेचुरल सैटेलाइट्स होंगे या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होंगे, उनके लिए भी ये सभी चीजें या केपलर के नियम या लॉ वैलिड है, ठीक है। तो क्या कहा केपलर ने भाई, क्या लिखा हुआ है, क्या कॉपी पेस्ट मारा है, मैंने देख लेते हैं एक बार। सपोज अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है साहब, और अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, then the planetary motion can be studied with the help of Kepler's 3 laws, ठीक है साहब। तो ये कॉपी पेस्ट मारा मैंने, ठीक है। और मतलब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो छेपा ही होगा ना, वो तो तुम भी जानते हो, नहीं क्या? हाँ क्या? ठीक है, चलो फालतू की बात, ठीक है। तो भैया जो भी है, बात ये हो रही है कि यार कोई प्लैनेट घूम सकता है या फिर कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम सकता है प्लैनेट के अराउंड। प्लैनेट घूमेगा तो सन के अराउंड घूमेगा, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा या नेचुरल सैटेलाइट होगा, जैसे कि हमारा जो चंदा मामा है, हमारे चंदा मामा, ठीक है, तो वो अर्थ प्लैनेट के चारों ओर घूम रहे होंगे, अर्थ के चारों ओर घूम रहे होंगे। तो ये 3 नियम है, तो जिसमें से पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट आपको ये कहता है कोई भी प्लैनेट अगर सन के चारों ओर घूम रहा है, या कोई सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा है, तो उसका ऑर्बिट या तो इलिप्टिकल होगा या जो है उसका ऑर्बिट क्या होगा? सर्कुलर होगा, ठीक है। तो ये जो थे, ये थे लॉ ऑफ ऑर्बिट। और जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट का ही एक स्पेशल केस है, यही कहानी यहां पे लिखी हुई, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी यहां पर ये है कि इलिप्स में कैसे घूम रहा है, उसका पूरा जो फिजिक्स है वो चीज अपने कोर्स में नहीं है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, और इसके अंदर जितनी भी जानकारी अपने को जेई के सवाल करने के लिए होनी चाहिए, उस हर जानकारी के बारे में मैं आपको बात करूंगा, बताऊंगा। तो उसमें टेंशन वेंशन मत लेना, उसके बारे में मैं हर एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, जितना है उतना बताऊंगा, ठीक। लेकिन जैसे कि वो इलिप्स पे कैसे घूम रहा है वो अपने बस की बात नहीं है, अभी उसको समझना अपने लेवल पे, ठीक है। चलिए, अपना लेवल मतलब जेई तक के लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया देखो, अगर अपना सन है, इधर सन की बात कर लेते हैं ना, तो हमारा पीला पीला सन, येलो येलो सन, और उसके चारों ओर कोई भी प्लैनेट अगर घूम रहा है, हो सकता है कि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे, ये आपका हो जाएगा सर्कुलर ऑर्बिट। तो सर्कुलर ऑर्बिट में यदि वो घूम रहा है तो सन उसका लाई करेगा कहां पे? एट सेंटर। तो सन लाइज एट द सेंट्रे, सेंटर पे, ठीक है। दूसरी बात, और कैसा ऑर्बिट हो सकता है? इलिप्टिकल। इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है ऐसा अंडे शेप का, कैसे शेप का? ऐसा अंडे जैसे शेप का, ठीक है। इलिप्स की इक्वेशन शायद आपको मैथ्स में आपने पढ़ी हो, नहीं तो आप पढ़ लोगे, शायद अभी सर्कल चल रहा है ना, तो इलिप्स भी पढ़ लोगे मेरे हिसाब से, है ना। कोनिक सेक्शन शायद आपका भी पढ़ा ही रहे हैं आपको, नहीं तो यार कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। तो ये है आपका क्या? इलिप्स। इलिप्स की कुछ कहानी सुन लो पहले तो। इलिप्स की कहानी अगर मान लो इसको तुम ओरिजिन मानते हो, इसको ओरिजिन मानते हो, इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये जो है वो आपका क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। एक तो देखो ऐसा समझ लो कि जो वो सर्कल था ना उसको पिचका दिया, पिचका के ऐसा अंडा बना दिया, अंडे जैसा शेप दे दिया, तो ऐसा लगता है कि एक रेडियस बड़ी हो गई, एक रेडियस छोटी हो गई। इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। यदि आप इसको एक्स एक्सिस कह रहे हो, इसको वाई एक्सिस कह रहे हो, तो इस इलिप्स की जो इक्वेशन आती है वो आती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगी आपकी इलिप्स की इक्वेशन। मतलब हर एक पॉइंट जो कि इलिप्स पे लाई कर रहा है
तो उसका एक्स और वाई इस रिलेशन को फॉलो कर रहा होगा। क्लियर? दूसरी बात, यहां पर इलिप्स में क्या होता है ना, दो फोकस होते हैं। ये जब मैथ्स में पढ़ोगे तो सर और ढंग से बता देंगे कि इन फोकस का क्या मतलब होता है। इसके होते हैं दो फोकस, ठीक है। इन फोकस में आपको इनके कोऑर्डिनेट्स की अगर, अच्छा एक और बात, ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब ये वाला पॉइंट जो आ रहा है ना वो ओरिजिन पे हो। अगर आपका ये पॉइंट ओरिजिन पे नहीं है तो ये इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। खैर, अब सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला फोकस, इसका कोऑर्डिनेट आता है आपका माइनस का AE कॉमा 0, और ये आता है प्लस का AE कॉमा 0। ई यहां पर कही जाती है इसेंट्रिसिटी। ई क्या कही जाती है? इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस कर्व, और इसकी वैल्यू आती है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का रूट। ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। बी ऑब्वियसली छोटा होगा ए से। अब दूसरी बात और सुनो, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये अपनी इसेंट्रिसिटी हो गई, तो सन जो होता है, सन वो किसी भी एक फोकस पे होगा, या तो सन यहां होगा या यहां होगा, और प्लैनेट जो है, प्लैनेट इसके आजू बाजू ऐसा घूम रहा होगा। अब वो सर्कल में कैसे घूम रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जो ये सन है अपना, तो ये सन इसको हमेशा ऐसे खींच रहा होगा। प्लैनेट मान लो अभी यहां है तो सन ऐसे खींच रहा होगा, प्लैनेट अभी यहां है, सन ऐसे खींच रहा होगा, तो प्लैनेट पे हमेशा सन की तरफ ही फोर्स लग रहा होगा। इतनी बात समझ में आई? अब ये कहानी, ये मैथ्स में तुम अच्छे से पढ़ लोगे, रट लोगे। मैं नीट की क्लास होती तो मैं पढ़ाता ही नहीं ये बात, ठीक है। मैथ्स में तुम पढ़ लोगे तो मैंने भी थोड़ी सी बात बता दी। अब सुनो बात, बोले ये ए हो गया और ये हो गया बी। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं कि भाई ये तो ऑर्बिट्स की बात हो गई कि सन कहां लाए करेगा, सन लाए करेगा उसके फोकस पे, किसी एक फोकस पे, और प्लैनेट घूम रहा होगा। दूसरा है अपने पास लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। लॉ ऑफ कौन सी वेलोसिटी? एरियल वेलोसिटी। लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी क्या कह रहा है, ये जो भी लिखा हुआ है तुम पढ़ लेना, ठीक है। जो भी है ये लिखा होगा जो अभी मैं बताऊंगा, क्या लिखा हुआ है वो सुन लो, पढ़ तुम बाद में लेना, अभी मत पढ़ने लग जाना बोले सर नहीं हमको तो आप अभी बता दो। तो भाई मैं जो बता रहा हूं वही लिखा हुआ है इधर। तो ये आपकी हो गई क्या? सेमी मेजर एक्सिस। ये हो गई आपकी सेमी माइनर एक्सिस। ये हो गया आपका क्या? वो सन। और ये प्लैनेट जो है वो घूम रहा है इस सन के चारों ओर। ठीक है जी। मैंने कहा ये प्लैनेट मान लो कुछ ऐसा घूम रहा है, इधर से इधर ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो यहां आपको ये कहा जाता है कि भाई क्योंकि इस प्लैनेट के ऊपर सन के अबाउट अगर आप देखेंगे तो फोर्स कैसा लग रहा है, सन इसको ऐसा खींच रहा है। सन कैसा खींच रहा है? सन कह रहा है भाई मैं तो तेरे को ऐसा खींचूंगा। बोले सही है, यहां था तब भी ऐसे ही खींचूंगा। तो बताओ सन के अबाउट अगर मैं इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कैलकुलेट करूं तो इस प्लैनेट के ऊपर मात्र एक फोर्स लग रहा है जो सन ने लगाया, और सन के रेस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे तो इस पॉइंट के अबाउट ही वो फोर्स पास कर रहा है, तो कोई टॉर्क है ही नहीं। तुम्हें यह समझ में आना चाहिए यहां पर कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन दीज प्लैनेट्स, सॉरी दिस प्लैनेट फॉर एनी पोजीशन इज 0 अबाउट सन। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि टॉर्क अबाउट सन इज व्हाट इट इज 0। अगर टॉर्क 0 है तो आप ये कह सकते हो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? आपका कंजर्व होगा। अगेन अबाउट सन, सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। आई बात समझ में? अब अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, कांस्टेंट है, तो चलो उसी को लिखते हैं और कांस्टेंट करते हैं। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मान लो ये घूम रहा है कुछ ऐसे, ऐसे जा रहा है अभी v वेलोसिटी से। v वेलोसिटी से कुछ अगर ये कुछ इस तरीके से जा रहा है तो dt टाइम में कितना चल लेगा? तुम बोलोगे सर dt टाइम में ये वाली जो दूरी आ जाएगी ये लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन ही मानेंगे हम,
ये तो दिखाने में मैं इतना बड़ा ले रहा हूं, ये dt टाइम में तो बहुत थोड़ा सा चलेगा ना वो, और थोड़ा सा हिस्सा ऑफ द कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट स्ट्रेट लाइन दिस लेंथ विल बी व्हाट, इट विल बी v dt। अगर ये बात समझ में आती है तो भाई मैंने कहा t टाइम पे ये यहां था और t प्लस dt टाइम पर ये यहां पहुंच गया, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी आपकी v dt। क्लियर है ये बात? और सुनो, या तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि ये इधर जा रहा है और ये ऐसे मतलब ये इधर जा रहा है, ऐसा रोटेट करता हो मान लो या ऐसा रोटेट करता हो मान लो, ये आपकी मर्जी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो है अपने पास ये है आपका r, ये जो है वो आ गया आपका रेडियस वेक्टर, ये क्या आ गया, रेडियस वेक्टर, और ये एंगल को मान लो मैं कह देता हूं थीटा। एंगुलर मोमेंटम निकलता कैसे है? एंगुलर मोमेंटम आपको यह कहता है कि आप लीनियर मोमेंटम का एक कंपोनेंट तो इस आर के अलोंग ले लो और एक ले लो आर के परपेंडिकुलर। आपको यह समझ में आना चाहिए कि आर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा v साइन थीटा वेलोसिटी का, तो मोमेंटम का कितना आ जाएगा, मोमेंटम का आ जाएगा mv साइन थीटा, क्योंकि यह एंगल कितना है अपने पास थीटा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mv cos थीटा। mv cos थीटा तो इसी पॉइंट से पास हो गया, तो कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा इस वाले की वजह से। आपको पता होगा एंगुलर मोमेंटम इज r इंटू पी परपेंडिकुलर, तो लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैंने निकाल लिया, तो एंगुलर मोमेंटम मैं क्या कहूंगा, एंगुलर मोमेंटम मैं कहूंगा लीनियर, इसका मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं, लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू r। बोलोगे हाँ ठीक है, यहां तक तो मामला ठीक है। अच्छा डायरेक्शन सर, डायरेक्शन ऐसी आ जाएगी तरीके से, ठीक है? बोले हाँ सर अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, आगे बताओ आप करना क्या है। मैंने कहा यार ये एरिया जरा निकाल लेते हैं एक बार। बोले ये वाला एरिया, मैंने कहा हाँ। तो सर ये एरिया तो छोटा सा एरिया होगा डी ए, मैंने कहा होगा तो छोटा सा ही, ये डी ए एरिया निकाल लेते हैं। तो डी ए एरिया जो आएगा अपने पास क्या आएगा, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, क्या तुम बोलोगे बन तो रहा है, तो इसका बेस इंटू हाइट, ये आ रहा है VDT। इस ट्रायंगल की जो हाइट आएगी क्या वो ये हाइट नहीं आ जाएगी, ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर डाल दो यहां से, मतलब ये लेंथ थी आपकी VDT, ये थीटा, तो हाइट आ जाएगी VDT साइन थीटा। एरिया जो आपका निकल के आएगा वो आएगा हाफ बेस इंटू हाइट विच इज VDT साइन थीटा। भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो भाई कई लोग बोले कि न जाने क्या ये बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा ये दिख रहा है क्या तुम्हें खूनी ट्राइंगल? बोले हाँ दिख तो रहा है। खूनी क्यों है? मैंने कहा पता नहीं वो, है ना। ये क्या है VDT, ये एंगल क्या है थीटा, ये परपेंडिकुलर है क्या? बोले हाँ। बोले परपेंडिकुलर क्या होता है? बोले सर परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। मैंने कहा हाइपोटेनियस कितनी है? बोले सर VDT। कितना हो जाएगा? बोले सर VDT इंटू साइन थीटा। मैंने कहा वही लिखा हुआ है यहाँ पे v साइन थीटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है सर जी, और बोलो। मैंने कहा और तो बस कुछ नहीं। अब मैं यहां से अगर तुमसे पूछूं कि भाई dA/dt कितना आ रहा है, तो तुम कहोगे अच्छा dA/dt। मैंने कहा और तो क्या भाई dA/dt। बोला सर dA/dt आ रहा है अपने पास हाफ RV साइन थीटा। अच्छा साहब, मैंने कहा जरा देखना। बोले हाँ सर बताना। मैंने कहा देखो इधर देखो एंगुलर मोमेंटम क्या आ रहा है। बोले सर ये आ रहा है mv साइन थीटा r, mv साइन थीटा r, और इधर भी क्या लिखा हुआ है v साइन थीटा r। तो मैंने कहा यार इस v साइन थीटा r की जगह है ना L/m रख दो। तो ठीक है रख देते हैं, आपने कह दिया तो रख दिया हमने, है ना। तो ये मेरे भगवान dA/dt इज इक्वल्स टू, क्या कहने जा रहा हूं मैं, क्या कहने जा रहा हूं मैं, ये कहने जा रहा हूं इसकी जगह मैं रखूंगा L/m। तो हाफ तो था ही अलग से और ये रख दिया L/m। L/m, L/2m। क्लियर है? हाँ क्लियर। बताना क्या चाहते हो ये बताओ। मैंने कहा ये जो लिखा हुआ है ना ये तो कहते हैं एरियल वेलोसिटी है क्या? दोबारा से कहियो,
मैंने कहा भाई एरियल वेलोसिटी। बोले ये कौन से खेत की मूली है एरियल वेलोसिटी? मैंने कहा वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? सब बोले सर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, कितना चला यूनिट टाइम में। अच्छा अच्छा, कितना चला यूनिट टाइम में, तो एरियल वेलोसिटी का मतलब कितना एरिया स्वीप किया यूनिट टाइम में। बोले ना आयो समझ में, दोबारा ते समझाओ। मैंने कहा भाई ये रेडियस वेक्टर दिख रहा है? बोला हाँ दिख रहा है। मैंने कहा ये रेडियस वेक्टर देखो यहां से यहां घूम गया, तो इतना शेडेड पोर्शन इसने स्वीप कर लिया क्या? सर ये स्वीप क्या होता है? कवर कर लिया क्या? बोले हाँ कर तो लिया। बस डी ए बाई डी टी, एक सेकंड में कितना एरिया वो कवर कर रहा है, इसको कह रहे हैं हम क्या? एरियल वेलोसिटी। बोले हाउ, अब समझ में आ गया। तो मैंने कहा यहां से आपको दिख रहा है डी ए बाई डी टी इज एल बाय 2m। एल आपका कांस्टेंट है, तो आपका एल बाय 2m, या आप कहें तो डी ए बाई डी टी भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। और सुनो बात, इसी को कहते हैं सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। तो क्या है सेकंड लॉ? कि डी ए बाई डी टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एरिया जो वो कवर करेगा यूनिट टाइम में वो कांस्टेंट रहेगा, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। डी ए बाई डी टी इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल्स टू एल बाई 2m। बात खत्म, पैसा हजम। क्लियर? बोले हाँ क्लियर। ठीक है, हाँ सर ठीक है, आगे बताओ। तो हम क्या कह रहे हैं अब भाई, ये आपको याद रखना है, ये लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी हो गया। इससे हम और क्या क्या निकाल सकते हैं, इससे देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं। होता क्या है, जो ये इलिप्स होता है ना, इलिप्स, अगर इसका आपको सेमी मेजर एक्सिस आपको पता है और सेमी माइनर एक्सिस आपको पता है, क्या आपको पता है कि टोटल एरिया ऑफ इलिप्स कितना होता है? कईयों को शायद पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई मुझे नहीं पता। अभी सुन लो, ये एरिया होता है पाई ए बी। एरिया ऑफ कंप्लीट इलिप्स इज पाई ए बी। अब मुझे बताओ कि अगर जब ये प्लैनेट पूरा चक्कर खा जाएगा तो क्या ये इस पूरे एरिया को कवर कर लेगा क्या? बोले हाँ कर तो लेगा सर। जैसे अभी इसने क्या किया, इतना एरिया और कवर कर लिया, फिर यहां आया तो इतना और कवर कर लिया, तो जैसे जैसे ये चलता जा रहा है एरिया ये कवर करते जा रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? बोले हाँ आ तो रही है। कर लिया ना, यहां से घूम के वापस यहां आ गया, सारा एरिया कवर हो गया। बोले हो गया? मैंने कहा हाँ हो तो गया। आई बात समझ में? एरिया ऑफ इलिप्स अपने पास कितना है? पाई ए बी। अब सुनो बात, हम बोल रहे हैं कि भाई डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है और ये आ रहा है एल बाई 2m। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। बोले क्या बात कर रहे हो, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? बोले सर चलो ये तो समझ जाएंगे कि ये वेक्टर है, और एरिया, तो यार एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है मेरे भाई। सच्ची? अरे मुच्ची एकदम। एंगुलर मोमेंटम कैसा आ रहा है? अगर ये ऐसा घूम रहा है तो बाहर की तरफ, और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन होता है उस एरिया के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर भी कैसा है? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। एंगुलर मोमेंटम भी बाहर की तरफ, एरिया भी बाहर की तरफ। एरिया की डायरेक्शन कैसी होती है? उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। सर मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर जैसे ये बोर्ड है तो इस बोर्ड का एरिया जो है ना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ। और इसकी डायरेक्शन ऐसी है? मैंने कहा हाँ। तो इसके कंपोनेंट ले सकते हैं? हाँ। तो लेके बताओ फिर। फ्लूइड मैकेनिक्स में लूंगा, अभी नहीं, तब तक के लिए करो आप इंतजार। क्लियर? तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसको लिखने में आप ऐसे भी लिख सकते हो या मैग्नीट्यूड वाइज भी लिख सकते हो। तो अगर मैं यहां से लिखता हूं डी ए बाई डी टी, तो आप बोलोगे एल बाई 2m। मैंने कहा मैं कर लेता हूं किरॉस मल्टीप्लाई। बोले कर लो। फिर मैं कह रहा हूं कि मैं कर लेता हूं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। बोले कर लो। इंटीग्रेट कर रहा हूं पूरे एक चक्कर के लिए, तो फॉर कंप्लीट, क्या बोलेंगे यार, सर्कल में तो घूम ही नहीं रहा, क्या बोलेंगे इसको? कंप्लीट राउंड कह देता हूं ना। अपनी इंग्लिश थोड़ी सी क्या है ना, थोड़ी सी नहीं, बहुत बेकार है अपनी इंग्लिश। मतलब एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, फॉर द कंप्लीट राउंड, पूरा राउंड मार के आने में कितना एरिया निपटा देगा वो? बोले सर जी अभी तो आपने बताया पाई ए बी, और मैंने कहा यार एल और 2m तो कांस्टेंट है। बोले वो तो है ही। तो मैंने कहा इसको ले लो एकदम इज्जत के साथ बाहर।
बोले सर अंदर क्या बचेगा? मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ dt। dt मतलब मैंने कहा वो यहां से यहां चला था, उसको dt कहा था। तो सर मतलब आप कह रहे हो कि ये dt ये dt ये dt ये dt 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 dt, तो सारा dt ऐड होके आपको क्या दे देगा? वो दे देगा टाइम पीरियड। मैं कहा बिल्कुल सही बात। बोले सर जी ये टाइम पीरियड है। बोले सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला इलिप्स वाले केस में हमें पता है? मैंने कहा हाँ ऐसा कुछ आएगा। ये आपका जो है 2 पाई एम ए बी बाई एल, दिस विल बी द टाइम पीरियड। बोले ओके। मैंने कहा ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरीके से यू कैन फाइंड द टाइम पीरियड इज द। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। वैसे यार मेरे को एक सवाल पूछना था, ये मैंने पहले ही समझा दिया यार, मेरे को ध्यान नहीं आया अगला सवाल मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कई बार छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, है ना, छोटे मोटे टीचर्स के लेक्चर में। तो सपोज अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब यार इस सवाल का कोई ग्रेविटी नहीं बची क्योंकि मैंने वो कंसेप्ट बता दिया यार, अभी इतना झंडू आदमी हूं। कोई बात नहीं, चलो। तो सपोज अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो आपको दिया हुआ है इलिप्स की इक्वेशन x² by a² plus y² by b² is equals to 1. Find the time period if the angular momentum of that planet about sun is L. यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? तो आपसे कह रहा है कि भैया क्या बताओ, टाइम पीरियड बताओ। ठीक है, यहां पर है ना, इसको मास भी देना चाहिए था, मास नहीं दिया क्योंकि मास भी अपने पास इतना ही जरूरी है, मास भी दिया। मान लो मास ऑफ द प्लेनेट इज m, मास ऑफ प्लैनेट वो आपको दिया हुआ है m। अब इसका कुछ जुगाड़ आपको पता ही है कि फॉर्मूला क्या लगना है। टाइम पीरियड सीधे है कितना, तो ये भाई रटना नहीं है ना, प्लीज इसको रटना मत। सोचो कि सर हम रट के बैठ जाते हैं, मैं कह रहा हूं भाई नहीं, रटने की क्या जरूरत है मेरे भाई, रटो मत इसको। ठीक है, रटो मत, तुम तो ये कंसेप्ट याद रखना, यही तुम्हारा टाइम पीरियड आ जाएगा और तुम बड़े आसानी से इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो है टाइम पीरियड आएगा इसके अंदर, इलिप्स वाले केस में। अब थोड़ी सी जानकारी हम यहां पे देख लेते हैं कि भाई क्या क्या होगा इलिप्स के केस में। इलिप्स में अगर कोई चीज, कोई प्लैनेट घूम रहा है और हम कह रहे हैं कि भैया ये अपनी मेजर एक्सिस है और इस मेजर एक्सिस पे यहां पे हमारा ये सनवा बैठा है, सॉरी सूरज चाचा बैठे हैं, सूर्य देवता बैठे हैं, माफी। तो हम ये जानते हैं, ये देखो अपने को क्या बता रहा है। सबसे पहली चीज ये है कि इधर जो ये प्लैनेट है, हम कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। आप ये ध्यान रखो, पहली चीज तो ये है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये कभी मत भूलना। ये कुछ पॉइंट्स है कि इलिप्स में जो चीजें आएंगी तो वहां पे आप ये चीजें लगा सकते हो। तो पहला क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसके बारे में मैं बात बता देता हूं थोड़ी सी। जैसे कि आपने ये तो बात करी ली कि भाई एम वी साइन थीटा इंटू आर आप लिख ही लोगे, है ना। एंगुलर मोमेंटम अभी आपने देखा ही था कि अगर ये v है, ये थीटा है, ये r है, तो एंगुलर मोमेंटम आप एम वी साइन थीटा इंटू आर लिख लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात है वो ये कि जब आप बात करेंगे इस वाले पॉइंट की और इस वाले पॉइंट की, तो मान लो अभी वो जा रहा है इधर कुछ v1 से और वो यहां जा रहा है इधर कुछ v2, तो बताओ एक प्लैनेट सन से सबसे ज्यादा दूरी पर कब दिख रहा है? वो यहां पे सबसे ज्यादा दूरी पे दिख रहा है, अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो। सबसे ज्यादा दूरी पर है और यहां पर वो क्या है, सबसे कम दूरी पर है। अगर मैं यहां एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूं तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि L1 इज इक्वल्स टू L2। अब ये ऑलरेडी 90 डिग्री बना रहा है, यहां पर आ जाएगा ये mv1r1 इज इक्वल्स टू mv2r2। ये कभी मत भूलना भाई, और इस बात को समझना क्योंकि ये सबसे दूर है एंगुलर मोमेंटम, तो r जितना बड़ा होगा वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। तो ये सबसे मिनिमम वेलोसिटी है। सबसे स्लो कब चलेगा? जब वो सन से सबसे दूर होगा। और सबसे फास्ट कब चलेगा? वो जब सन के सबसे पास होगा। ये वाली स्पीड सबसे तगड़ी है और वो वाली एकदम ढीली ढाली, मतलब
वो सबसे कम स्पीड है और ये सबसे ज्यादा स्पीड है, ये ध्यान रखना, और ये इक्वेशन कभी मत भूलना। दूसरी कहानी आपकी क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। और एनर्जी कंजर्वेशन जब आप लगाएंगे, क्यों लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है। तो ये ध्यान जरूर रखें कि आपको सन से लेके चलनी है डिस्टेंस, सन से, है ना, पता लगे सेंटर से डिस्टेंस निकालने लग जाओ, सन से लेके चलनी है मेरे भाई। जैसे मान लो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे हाफ m1v1 स्क्वायर माइनस का g मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ दैट प्लैनेट इंटू r1, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही यहां पे मैं लिखूंगा हाफ m v2 स्क्वायर और ये g m बाय r2। तो आप ऐसे भी समझा सकते हैं इस बात को कि जब ये बिल्कुल पास होगा उस वक्त आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, सबसे कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि एनर्जी कंजर्व है। इस तरीके से भी आप समझा सकते हो कि जितना पास होगा उतना ही तेज भागेगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझना कि हम क्या बोल रहे हैं, इसको एरियल वेलोसिटी से भी समझा सकते हैं। मान लो dt टाइम में हम कह रहे हो कि इसने dA एरिया कवर किया, dt टाइम में इतना चला, तो अब यहां पे क्योंकि डिस्टेंस कम है, सॉरी डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये वाला लेंथ जो है वो कम आएगा। अब यहां पर भी अगर मैं कहता हूं कि यहां से वो dt टाइम में कितना चलेगा, तो dt टाइम में अगर वो ये एरिया कवर करता है तो यहां पर वो कम से कम इतना एरिया आएगा, क्योंकि ये लंबा हो गया तो ये चीज थोड़ी छोटी हो गई, यहां ये डिस्टेंस छोटी हो गई तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि dt टाइम में ये यहां पर तो इतनी सी लेंथ चला और यहां इतनी लेंथ चला, तो यहां ये फास्ट है, यहां ये स्लो है। इस तरीके से भी आप इसको समझा सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। ये एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। और जो चीज अक्सर लोग लगाना भूल जाते हैं वो ध्यान से सुनना, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में कितना, GM बाय R स्क्वायर, तो वो आ जाएगा R1 का स्क्वायर। अब सुनना इधर, अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। क्या है वो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला हिस्सा किसी ना किसी सर्कल का तो पार्ट है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो डिफाइन होगी, तुम बोलोगे हाँ होगी। अगर मैं कहता हूं कि ये आपका फोर्स है GM1 M2 बाय R1 का स्क्वायर, आप यहां कह सकते हो कि दिस इज इक्वल्स टू MV1 स्क्वायर बाय व्हाट, बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब वो कितनी है वो मुझे नहीं पता है, अगर तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दे इस पॉइंट की तो तुम ये इक्वेशन भी लगा सकते हो, याद रखना मेरे भाई। और ऐसे ही अगर आपको पॉइंट 2 को मैं यहां निपटा देता हूं, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा हम ऐसे बादलों में कैद कर देते हैं जिससे कि तुमको ये अलग से दिखे। ठीक है, यहां मैं क्या कह रहा हूं, यहां मैं कह रहा हूं कि पॉइंट 2 में क्या कह रहा हूं कि जब वो यहां होगा तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा GM1 M2 बाय R2 का स्क्वायर, और वो आ जाएगा अपने पास MV2 स्क्वायर बाय R। बोले अरे सर ये R आपने जो यहां लिया वही यहां लिया, मैंने कहा इसलिए लिया क्योंकि यहां का भी शेप मेरे को वैसा ही दिख रहा है, तो यहां का जो सर्कल बनेगा वो एग्जैक्ट ऐसा ही बनेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दो पॉइंट्स की सेम रहेगी, इन दो पॉइंट्स की सेम रहेगी। कोई भी तुम सेंटर से पास होने वाले पॉइंट्स लोगे सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगी, आप इस बात को समझना। ये आपके पास इधर वैलिड होगा पॉइंट 2 के। बाय चांस अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी जाती है किसी पॉइंट की, तो आप ये कहानी भी लिख सकते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि किसी रैंडम पॉइंट के लिए जब आप बात करेंगे तो ये फोर्स जो आएगा, दिस फोर्स इज नॉट अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, है ना, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन आएगी इसके परपेंडिकुलर। इस बात को समझना, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पता है यहां पर, तो आप क्या बोलेंगे, दिस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट विच इज GM1 M2 बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल्स टू MV स्क्वायर बाय। उम्मीद करता हूं इतना सर्कल आपको शायद थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है।
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और कुछ ये बात। ठीक, अब सुनो, अब यहां पर हमने ये कुछ पॉइंट्स हमने ध्यान रखे जो अपने वैलिड रहेंगे। अब आते हैं हम कैप्लर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये आप सर्कुलर ऑर्बिट के लिए भी निकाल सकते हो, इलिप्टिकल के लिए भी। चलो मैं तुम्हें डिराइव करा दूंगा। आज लेक्चर अपना छोटा ही होने, छोटा तो नहीं यार, 1 घंटा तो होने वाला है अपना, तो चलो फिर भी मैं डिराइव करा दूंगा यार। ठीक है, डिराइव करा देंगे अपन। ठीक है, क्योंकि भाई थोड़ा सा लेक्चर में टाइम है, तो तुम्हारी इच्छा के अकॉर्डिंग है, तुम उस डेरिवेशन को देखना चाहते हो क्या नहीं। सर क्या वो इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन वहां पे यूज आप देख लो कि बिना एलिप्स के ज्यादा जानकारी के भी मैं बड़े आसानी से टाइम पीरियड निकाल सकता हूं। चलिए तो हम आते हैं, पहले तो बात करते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड की। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या कहता है हमें? लॉ ऑफ टाइम पीरियड हमें ये कहता है कि भैया देखो, अगर कोई सर्कल में घूम रहा है, कोई प्लैनेट अराउंड सन या कोई सैटेलाइट अराउंड सन, सॉरी अराउंड द प्लैनेट, सैटेलाइट प्लैनेट के आजू बाजू घूमेगा और प्लैनेट सन के आजू बाजू घूमेगा। अगर वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी से, आपको ये बात समझनी होगी यहां पर सबसे पहले, और वो बात ये है कि ये सन इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। इसका मास यदि मैं कहता हूं m, तो मैं चलो इसको इस बार मास ऑफ सन बोल देता हूं ms, और ये सैटेलाइट सॉरी प्लैनेट का मास, इसको मैं बोल देता हूं m। अर्थ और प्लैनेट के केस, अर्थ और सैटेलाइट के केस में मास ऑफ प्लैनेट ये हो जाएगा और सैटेलाइट का मास ये हो जाएगा। इतना तो तुम समझ जाते हो। अब यहां मैं क्या कह रहा हूं कि जो ये फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कर क्या रहा है यार? ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलोगे हाँ, मैंने कहा ऐसा लिख दूं क्या? तो लिख दो। मैंने कहा यार अभी तुम ऐसा नहीं पूछोगे कि सर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो वाला लफड़ा समझ नहीं आया। अरे मैंने कहा तो है ही सर्कल, सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो यही डिस्टेंस रहेगी। यहां तो कोई वो लफड़ा है ही नहीं जो यहां पर तुमको लग रहा था, इधर R2 क्यों ले रहे हो, इधर R क्यों ले रहे हो। भाई यहां बात समझो कि जब इन दोनों के बीच के फोर्स की बात हो रही है तो ये डिस्टेंस आएगी, लेकिन ये रेडियस नहीं है ना इस वाले हिस्से की। बात को समझो, क्लियर? तो जी यहां पर अपने पास एक R से एक R कट लेगा, M से M कट लेगा, और हमको जो है एक बड़ा प्यारा सा ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि आ जाएगा कितना? रूट ऑफ GM, जो कि है मास ऑफ सन, बाय R। ये आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी उस प्लैनेट की या सैटेलाइट। और सुनो कहानी, कहानी अब ये है कि यहां पर टाइम पीरियड की अगर मुझे बात करनी है तो टाइम पीरियड आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन ऑर्बिटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना चला उसने? 2πr, और ऑर्बिटल स्पीड कितनी है? v0। यहां से मैं क्या बोलूंगा कि इधर लिखा मैंने 2πr बाय v0, तो v0 कितना आ जाता है? v0 आ जाता है रूट ऑफ GM बाय r। तो बाय r जो है उसको ऊपर ले जाता हूं तो r की पावर वो आ जाएगा हाफ, कि वो रूट में था ना तो बाहर निकलेगा तो r की पावर हाफ बनेगा। यहां से हमारे पास टाइम पीरियड जो आएगा वो आएगा 2πr की पावर 3/2 अपॉन रूट ऑफ GMS। अब यहां से इसी को कहते हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड, है ना। वैसे तो ये नहीं है, एक्चुअल में तो ये कहा जाता है कि टी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया 4π² बाय GMS और R3। अब एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, यहां थोड़ी सी बोले सर क्या बात क्या चीज ध्यान रखनी है? मैंने कहा चीज ये है, जब आप कहते हो कैप्लर के लॉ के बारे में, भाई टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R3, तो ये बात ध्यान रखो, ये तब वैलिड है जब आप एक ही सन की बात कर रहे हो, तो आपका उसी सन के लिए प्लैनेट 1 और उसी सोलर सिस्टम में दूसरा प्लैनेट। सेम सोलर सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हैं, देन यू कैन से द टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R3। मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर इसका रेडियस r है तो किसी प्लैनेट का रेडियस मान लो ऑर्बिटल रेडियस जो है वो कितना आ रहा है? 2r आ रहा है, तो टाइम पीरियड आप बड़े आसानी से इस रिलेशन को यूज करके निकाल सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है ना, क्योंकि यह आदत पड़ी होती है बच्चों को रटे रखने की इस बात को, कई बार सवाल में एग्जामिनर थोड़ा सा खेल खेल देता है। वो कहता है कि भाई एक प्लैनेट का टाइम पीरियड एक सोलर सिस्टम में इतना है और दूसरे सोलर सिस्टम में किसी और प्लैनेट का टाइम पीरियड आपको बताना है। अगर
यहां रेडियस r है और वहां मान लो कुछ 8r है। तुम बोलोगे अरे यार ठीक है यही फॉर्मूला लगा देता हूं, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जब आप एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में भाग लेते हो, चले जाते हो, तो फिर आपको उस वाले सोलर सिस्टम के मास को भी कंसिडर, उस वाले सोलर सिस्टम के सन के मास को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो अलग अलग सोलर सिस्टम की अगर बात हो रही है देन टाइम पीरियड इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बाय एमएस। मास ऑफ सन भी फिर वहां पे काउंट होगा, कंसिडर किया जाए। ये बात को प्लीज ध्यान रखना। ठीक है सर, याद रख लेंगे। ठीक है, बाकी यहां से तो ये निकल ही रहा है, और ये फॉर्मूला याद रखना है तो रख लो, काम का है। ठीक, अभी हम एक सवाल देख लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ऑर्बिटल। ये सवाल यार यहां ले लेता हूं। हाँ मेरे भाई, मेरे भाई, जैसे एकदम टिंचा पुंचा सा सवाल है, इसमें क्या दिया गया? मैं कह रहा अर्थ एंड जुपिटर, भाई एक ही प्लैनेट, एक ही सोलर सिस्टम की बात हो रही है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में ही अर्थ है और जुपिटर भी है। टू प्लैनेट्स ऑफ द सन, द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ इज इतना। तो कह रहा भाई साहब अर्थ की जो ऑर्बिटल रेडियस है वो है 10⁷ मीटर, एंड दैट ऑफ जुपिटर, तो हमारा जुपिटर जो है, जुपिटर की आती है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये बताने की तो वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है बता दिया गया। बोल रहा है ये इतने डेज है, बताइए व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द जुपिटर। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई अर्थ का टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या, अर्थ के रेडियस का क्यूब। यहां से हम लिख देंगे ये जुपिटर का स्क्वायर और जुपिटर के रेडियस का क्यूब हुआ। ठीक है, यहां से आपको साफ साफ दिख जा रहा है कि जुपिटर का जो टाइम पीरियड आएगा वो आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ जुपिटर बाय रेडियस ऑफ अर्थ की पावर 3/2, है ना। और अब यहां से एकदम रद्दी सवाल था ये, तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये आ जाएगा RJ/RE, आपके पास आ जाएगा 4 और ये 3/2। ये है आपके पास 4 का रूट आ जाएगा 2 और 2 का क्यूब आ जाएगा कितना, 8। ये आ जाएगा 8 गुना ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। एकदम बच्चों वाला स्कूल लेवल का ये सवाल है, इसमें कुछ खास नहीं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। ये अपने पास सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए ये कहानी हो जाएगी। अब अगर हम बात करें इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की भी हम डेरिवेशन कर सकते हैं। यार करूं कि नहीं, 1 घंटा तो हो गया है। देखो यार, अगर तुम पक जाओ तो तुम पहले से इसको स्किप मार दो, इस डेरिवेशन को। बाकी अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो देख सकता है। ठीक है, मैं बता ही देता हूं कि क्या हो रहा है यहां। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो ये अपने पास थोड़ा सा है ना लेंथी है, डेरिवेशन है नहीं इसके अंदर, थोड़ा सा लेंथी है। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम ये सुन लो कि करना क्या है, बाकी कहानी फिर मैं लिख तो दूंगा, तुम स्किप मारना हो तो स्किप मार देना। तो मैंने कहा कि भैया देखो ये अपना है सन, बोले हाँ है तो सही, और तुम्हें पता है कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाली जो दूरी है, इस दूरी से ये दूरी आपकी आएगी कितनी, AE, और ये है पूरा A, है ना। अगर आपको बात समझ में आती है तो यहां पर ये जो दूरी है R1, ये आ जाएगी अपने पास A1 प्लस E, A प्लस AE, और ये जो दूरी है ये आ जाएगी A माइनस AE, मतलब 1 माइनस E। इसको मैं कह रहा हूं R2। यहां जो वेलोसिटी है इसको मैं कह रहा हूं 1, और इस वेलोसिटी को मैं कह रहा हूं V2। सबसे पहली बात, एक चीज तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है, दैट इज टाइम पीरियड। हमने एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में निपटा रखा है टाइम पीरियड को, जो कि आ रहा है 2m πAB/L। सर ये याद कैसे रखेंगे लेकिन हम ये रिजल्ट, अगर कभी याद रखना है तो कुछ नहीं यार, dA/dt तुम्हारा L/2m है, ये तो याद है। तो dA कितना है, πAB टोटल एरिया, और टाइम कितना लगा टोटल एरिया कवर करने पे, T। तो ये कितना आ जा रहा है, L/2m। टाइम पीरियड को लिखने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा।
2m पाई ए बी बाय एल, टाइम पीरियड इज 2m पाई ए बी बाय एल। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। अब हो जाओ तैयार एक लंबे से डेरिवेशन के लिए, लेकिन मैं पहले कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि मैं क्या क्या करने वाला हूं। एक तो ये कहानी हो ही गई, दूसरी कहानी मेरी क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मैं लिखूंगा m1 v1 r1 जो कि है a1 प्लस ई, और दूसरा है m2 v2 r2 जो कि है a1 माइनस ई। m से m गया, a से a गया, तो ये आ गया v1 1 प्लस ई और v2 1 माइनस ई। ई है इसेंट्रिसिटी। ये अपनी हो गई पहली इक्वेशन जो मैं काम में लूंगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन जो मैं काम में लूंगा वो है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में मैं क्या लिखूंगा, यहां की काइनेटिक एनर्जी, यहां की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वहां की काइनेटिक एनर्जी और वहां की पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितना लिखूंगा मैं, काइनेटिक में लिखूंगा हाफ m v1 का स्क्वायर। पोटेंशियल में कितनी लिखूंगा, gmm बाय r1, ये वाली दूरी सन और प्लैनेट के बीच में कितनी है भाई, वो a1 प्लस ई। समझना इस बात को। ऐसे ही वहां की काइनेटिक आ जाएगी अपने पास हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस gmm बाय वो वाली दूरी सन से प्लैनेट की दूरी कितनी है भाई, याद होगा ना पोटेंशियल एनर्जी gm1 m2 बाय r, है कि नहीं। ये जो है आपकी दूसरी इक्वेशन है। तो मुझे करना क्या है ना, मुझे कैसे भी करके इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए v1 निकाल लेना है, और l को तो मैं फिर लिख ही सकता हूं mv1 इंटू ए माइनस ई, और वो वैल्यू पुट कर देनी है यहां पे। जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करके कर देता हूं। ये आ गया 2m पाई ए बी, तो l चाहे तुम ये वाला लिख लो कि ये वाला लिख लो, बात एक ही है। तो मैंने लिखा mv1 इंटू a1 प्लस ई, m से m उड़ गया और a से a उड़ गया, तो कुल मिला के अपने पास ये जो चीज बची वो आ गई है 2 पाई b बाय v1 और 1 प्लस ई, ठीक है। तो अब मुझे बस v1 की वैल्यू निकालनी है, उसको उठा के यहां पटकना है, और v1 की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को ये दो इक्वेशन यूज करनी है। अब जो मैं ये जो बाकी चीज करने जा रहा हूं वो प्योर मैथमेटिक्स है। फिजिक्स तो यहां खत्म हो गई, फिजिक्स तो इनका एप्लीकेशन था वो खत्म हो गया, अब मैथमेटिक्स है। तो इस वाले पार्ट को अगर तुम इग्नोर करना चाहते हो तो स्किप करते जाओ, है मोबाइल पे देखो तो कट कट करो, नहीं उस पर 10 सेकंड्स को करके देख लो। मुश्किल से शायद 1-1.5 मिनट का या 2 मिनट का डेरिवेशन होगा, उससे ज्यादा टाइम लगे तो तुम पहचान ही लोगे कैसे क्या कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब यहां पे जो है इसको डिराइव करने जा रहा हूं, और आप स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, v2 की वैल्यू जो है वो मैंने रख दी, लेकिन उससे पहले मैं जो कट रहा है वो काट देता हूं भाई। तो m से m कट गया, और मैं जानता हूं कि भाई ये वाली स्पीड जो है अपनी क्या होगी, कम होगी, ये ज्यादा होगी। तो मैं ऐसा करता हूं, इस v2 को v1 को उधर ले जाता हूं, तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा कि v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ रही होगी। इसको मैं उधर ले गया था, और यहां से अपने पास आ जाएगा gm बाय a। इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो ये अपना 1 माइनस ई पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये 1 प्लस ई जो है ये कुछ ऐसा आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे कहानी में क्या कह रहा हूं कि v2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v1 रख देता हूं मैं। तो v2 अपने पास आ जाएगा v1 का स्क्वायर और 1 प्लस ई का होल स्क्वायर 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v1 रखी। तो ये माइनस का v1 कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया 1 इधर, v1 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। और क्या दिख रहा है फिर मुझे दिख रहा है gm बाय a, और इधर एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। भाई 1 माइनस ई और 1 प्लस ई, तो 1 माइनस ई स्क्वायर, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो ऊपर क्या आया 1 प्लस ई, नीचे इधर क्या आया 1 प्लस ई। तो साफ दिख रहा है 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2e। तो ऐसा करता हूं, इसको रब करके सीधे लिख देता हूं यहां पर 2e, ठीक है। एक और गड़बड़ मैंने कर दी है। क्या गड़बड़ कर दी है मैंने, वो 2 में खा गया हूं, है ना, पता नहीं कैसे भूख लगी मुझे तो 2 खा गया, तो 2 में यहां लिख देता हूं। भाई ये बी स्क्वायर को जलाऊंगा तो हाफ हाफ है ना इनके साथ, तो हाफ को इधर भेज दिया, हाफ को इधर भेज दिया, तो आपके पास क्या आ गया है, ये 4e आ गया है, ठीक है। अब सुनो, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है v1 का स्क्वायर
नीचे आ जाएगा अपने पास 1 माइनस ई का स्क्वायर, और ऊपर ऊपर लिखा हुआ है क्या, 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस का 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर तुम एक्सपैंड करोगे इसको, तुम्हें यह बात समझ में आनी चाहिए कि 1 से इसका 1 कट जाएगा, ई स्क्वायर से इसका भी ई स्क्वायर कट जाएगा, इसका बचेगा 2e और इसका भी बचेगा 2e, माइनस माइनस प्लस होके। इसको जब सॉल्व करोगे ना तुम, तो ऊपर 4e बच जाएगा, करके देख लेना, ठीक है, ये सॉल्व करके देख लेना तुम, 4e बच जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, 4e बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। अब जो और कट रहा है वो काट दो, तो 4e से 4e कट जा रहा है। अब मेरे पास ये कुछ तो गड़बड़ हो गई है, नहीं सही है, सही है, मुझे लगा है दोनों सेम है, एक ई स्क्वायर है और एक 1 माइनस ई का होल स्क्वायर है, काट मत देना इसको, पर मुझे भी ऐसा लगा था काट। यहां से मेरे पास जो v1 निकल के आ रहा है, वो v1 कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है रूट ऑफ gm बाय a, और ओहो 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 रूट ऑफ gm बाय a 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये 1 माइनस ई का होल स्क्वायर है, तो इधर का वो स्क्वायर हट जाएगा। तो ये जो है मेरे पास किसकी वैल्यू आ रही है, v की वैल्यू आ रही है। इस v की वैल्यू को मैं उठा के यहां पे पटक लूंगा। चलो आओ पटक लेते हैं भाई, बिना टाइम खोटी किए तो पटक लेते हैं। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आ रहा था वो क्या आ रहा था, वो आ रहा था 2 पाई बी अपॉन v1 1 प्लस ई। इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं रखने जा रहा हूं v1 की वैल्यू, जो मेरे पास आ रही है gm बाय कितना था भाई, a और 1 माइनस ई स्क्वायर, और इधर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस ई, ठीक है। और भी कुछ है क्या, छोड़ रहा हूं ना मैं, v1 की वैल्यू में एक 1 माइनस ई भी था, अरे हाँ, तो एक 1 माइनस ई भी था, ये तो v1 की वैल्यू डाली है अभी, 1 माइनस ई और एक 1 प्लस ई इधर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर है क्या ये बात, तुम बोलोगे हाँ क्लियर। मैंने कहा यार इसको भी अंदर ले लेते हैं, बोले 2 पाई बी अंडर रूट ऑफ जी एम बाय ए 1 माइनस ई स्क्वायर, और 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो एक से ये कट जाएगा, ये अंदर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और इससे कट जाएगा। अब और क्या बचा है अंदर, अंदर ये बचा है टाइम पीरियड इज, इसको नीचे लिख देता हूं, टाइम पीरियड इज, ये मैं T1 क्यों लिख रहा हूं यार, ये है ये, टाइम पीरियड इज 2 पाई बी रूट ऑफ जी एम बाय ए, और रूट के अंदर ही 1 माइनस ई स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि इसेंट्रिसिटी होती है रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इसको खोपचे में कर लेते हैं कहीं, तो दोनों तरफ क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई। उठा के यहां पे वैल्यू पटक लेता हूं, वैल्यू पटकने के बाद मेरे पास जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई बी बाय रूट ऑफ जी एम बाय ए, और यहां से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर से ये भी कट जाएगा, और मेरे पास जो अब जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 2 पाई जी एम का रूट और ए क्यूब और पावर में हाफ, तो ए की पावर 3/2 और वो 4th टर्म है। तुमने देखा क्या, तुम ये देख पा रहे हो कि भले ही रिजल्ट कितना भी अजीबो गरीब, सॉरी डेरिवेशन कितना भी अजीबो गरीब लगाओ, लेकिन रिजल्ट देखो कितना प्यारा है भाई साहब, रिजल्ट इतना प्यारा है कि भाई साहब सच में प्यार हो जाएगा। कैसे, देखो टाइम पीरियड कितना आ रहा था, 2 पाई रूट ऑफ जी एम और आर की पावर 3/2, मतलब सर्कल का रेडियस के प्रोपोर्शनल आ रहा था ना 3/2, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। बाकी का मामला क्या है,
2 पाई रूट ऑफ जीएम। यार ये रिजल्ट देखो कितना प्यारा है भाई, पाई रूट ऑफ जीएम। आर की जगह बस ए ने ले ली, तो आर की जगह आपका सेमी मेजर एक्सेस आ जाएगा। ये याद रखना भाई, डेरिवेशन याद रहे ना रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट याद रहना चाहिए कि यूज क्या क्या। डेरिवेशन को रटते थोड़ी ना है, ठीक है, डेरिवेशन को रटते नहीं मेरे भाई। तो आर की जगह यहां किसने ले ली है, बस। तो अगर तुम्हें ऐसा भी कह दे कि एक प्लैनेट सर्कल में घूम रहा है और दूसरा प्लैनेट इलिप्स में घूम रहा है, तो भी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि बाकी मामला पूरा सेम है। तुम सर्कल के प्लैनेट वाले रेडियस, सॉरी जो सर्कल में घूम रहा था उस प्लैनेट के टाइम पीरियड को जो प्लैनेट इलिप्स में घूम रहा है उसके टाइम पीरियड का रेशियो लोगे, तो तुम्हारे पास वो आर और ए की पावर r/a² 3/2 ही आएगा। हां के ना? तो ध्यान रखना मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखें प्लीज, इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो और कुछ रह गया है क्या? हाँ रह तो गया है, राइट तो गया है। क्या रहा है? सर्कुलर मोशन। यार सवाल इतने सही है क्या? है ना सवाल भाई, क्या क्या हुआ तेरा? भाई अभी हम बात करें सर्कुलर मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट। तो यार प्लैनेट जिस तरीके से सन के अराउंड घूमता है उसी तरीके से, प्लैनेट जिस तरीके से सन के अराउंड घूमता है उसी तरीके से क्या होगा, उसी तरीके से एक सैटेलाइट जो होगा वो भी प्लैनेट के अराउंड घूमेगा। इसी तरीके से सैटेलाइट जो होगा वो भी प्लैनेट के अराउंड घूमेगा। तो भाई मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इधर से ये कि ये प्लैनेट जो था, सॉरी सैटेलाइट जो था, ये कुछ इतने वेलोसिटी से घूम रहा है एक प्लैनेट के आजू बाजू में। ये कौन है? हमारा प्लैनेट। और इसके आजू बाजू में कौन 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 घूम रहा है? सैटेलाइट। इतने ऑर्बिटल रेडियस में, आर में मेरे भाई। कहानी वही है यार, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऐसे तो मुझे डिराइव करके नहीं बताना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी अभी प्लैनेट वाले केस में देख चुके हैं, फिर भी चलो बात कर लेते हैं कि प्लैनेट का मास सैटेलाइट का मास बाय r स्क्वायर, दिस इज द फोर्स एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, mv² बाय r से r कट्टा, कटने के बाद m से m कट्टा, और फिर अपने पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, gm/r। यहां पर एक बात आपको ध्यान से सुननी है, वो क्या? यहां आप जानते हो कि एस्केप वेलोसिटी या स्पीड का कोई लेना देना नहीं होता है सरफेस से। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इस सैटेलाइट को एस्केप करवाना है, तो इस सैटेलाइट की एस्केप वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? आप ये साफ साफ जानते हो, वो होनी चाहिए √2gm/r। तो साफ साफ यहां से आप देख सकते हो कि एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर दैट, उसी पॉइंट के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का इतना आएगी। और यहां पर आप एक और कहानी लिख सकते हैं, और वो कहानी क्या है? वही r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, तो ये √g r आ जाएगी। ग्रेविटी कौन सी? आड़ी। कौन सी वाली? ये वाली। इसी पॉइंट, इसी जगह पर प्लेनेट की वजह से जो ग्रेविटी होगी, जो √g r। भैया ये चीजें याद रखनी तो रख लेना, एकदम चिंदी चिंदी से सवाल रहते हैं। हाँ अच्छे भी सवाल रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंसेप्ट इन्हीं पे घूमेगा जो भी घूमेगा, ठीक। तो ये हो गया अपना ये मामला। इसमें देखेंगे सवाल तो अभी आगे हैं, कितने सवाल हैं यार, कोई सवाल है, ज्यादा सवाल नहीं थे हमारी। क्या साइड में कुछ घपले हो गए क्या आज, इतने ही कम? मुझे लगता है मैंने दूसरी पीपीटी डाउनलोड कर ली है, अधूरी वाली पीपीटी, सवाल बड़े कम है। चलो कोई बात नहीं, बड़े कम तो क्या, 2-4 और सवाल होने चाहिए थे, है ना। टॉपिक तो छोटा ही है, फिर भी कंसेप्ट तो आपको सारे ही बता दिए। हाँ जी, तो अभी हम बात कर रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब ये है अपने पास कि भाई देखो, अगर हमारा अर्थ है, हाँ अर्थ है, अर्थ का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बोले हाँ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है अर्थ का। तो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन हमको पता है कि अर्थ कितने से घूम रही है, बोले हाँ हमको पता है वो ओमेगा से घूम रही है। ओमेगा कैसे निकालोगे सर जी? मैंने कहा ओमेगा ऐसे निकाल लेंगे, 2π/2। टी क्या है यहाँ पर? ये टी जो है वो टाइम पीरियड है, कितना है? 24 घंटे है। ओमेगा निकाला जा सकता है? मैंने कहा हो, बिल्कुल निकाला जा सकता है।
अब आप जानते हो कि कोई भी प्लैनेट को अगर घूमना हो, सॉरी किसी भी सैटेलाइट को अगर अर्थ के आजू बाजू में घूमना होगा, सबसे पहले ये बात बताओ मुझे, क्या सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम सकता है क्या? ये इक्वेटर से जो पास कर रही है, इस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम सकता है क्या? तुम बोलोगे हाँ घूम तो सकता है सर, क्या दिक्कत है? मैंने कहा क्यों, कैसे घूम सकता है? बोले सर दिक्कत क्या है भाई, सैटेलाइट अगर ऐसे घूम रहा है तो ऑब्वियसली सर्कल में घूम रहा है तो इसका एक फोर्स इस तरफ लगना चाहिए, और वो फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल पुल ही होगा, तो कहां दिक्कत है, आराम से एकदम मजे में घूमेगा। मैंने कहा ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ क्या सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम सकता है क्या? इस ऑर्बिट में नहीं घूम सकता सर। मैंने कहा क्यों यार, इस ऑर्बिट में क्यों नहीं घूम सकता? बोले सर इस ऑर्बिट में घूमने के लिए सैटेलाइट के ऊपर नेट फोर्स इधर लगना चाहिए, और हम जानते हैं कि नेट फोर्स इधर नहीं है, नेट फोर्स तो कैसा है, नेट फोर्स आपका ऐसा है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, मतलब सैटेलाइट की एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी कॉमन रखना है अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो सैटेलाइट, इफ satellites axis of rotation and Earth's axis of rotation is same, then there is only one case, that is equatorial plane. इक्वेटर के इक्वेटर पे घूमना पड़ेगा उसको, ऐसा नहीं घूम सकता। हाँ, हालांकि तुमको ये समझ में आना चाहिए कि अब ऐसा जरूर घूम सकता है वो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, फोर्स ऐसा लगना चाहिए तो पास कर गया सेंटर से, तो ऐसा घूम सकता है, ऐसा घूम सकता है, लेकिन इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द रोटेशन एक्सिस ऑफ अर्थ। इस वाले केस में भी इट इज नॉट कोइंसाइडिंग, तो बात आप समझ गए होंगे। अगर उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ वाली ही रखनी है तो उसको इक्वेटोरियल प्लेन पे ही घूमना पड़ेगा। और हम कह रहे हैं जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी मतलब अर्थ पे जो बंदा बैठा है, मान लो अर्थ पे जो बंदा यहां पे बैठा है, ये देख रहा ऊपर, बोल रहा है यार सैटेलाइट है ऊपर की तरफ, दिख रहा है इसको, मान लो चमकता हुआ रात में है ना, सैटेलाइट को देख सकते हो आप टेलीस्कोप, ठीक है, और मतलब टेलीस्कोप को तो दिन में भी देख सकते हो अगर वेदर क्लियर भी है तो, बहुत नजदीक अगर घूम रहा है तो आप ऐसा देख रहे हो उसको, मान लो टेलीस्कोप से देख रहे हो तुम। अब तुम जब देख रहे हो, तुम आज देख रहे हो वो अभी ऊपर दिख रहा है, तुम 2 घंटे बाद देख रहे हो फिर तुमने देखा वो ऊपर दिख रहा है, फिर तुम 3 घंटे बाद देख रहे हो वो ऊपर दिख रहा है। तुम जब भी टेलीस्कोप उठाते हो उसी जगह पर जाते हो, ऊपर देखते हो तो तुम्हें वो ऊपर ही दिखता है, मतलब तुम्हारे रेस्पेक्ट में तुम बोल रहा है यार ये तो चल ही नहीं रहा। जैसे सन, मान लो तुम जब देखो तभी तुम्हारे सर पे, तो तुमको क्या लगेगा यार सन तो चल ही नहीं रहा, ऐसा कब हो सकता है? पहली बात, अगर ऐसा हो गया तो इस बंदे के लिए तो सैटेलाइट स्टेशनरी, वो बोलेगा यार 10 दिन हो गए खड़े हुए और ऊपर देखे जा रहा हूं टेलीस्कोप लगा के, ये ऊपर ही दिखता है हमेशा, नहीं रहा यार ये। इसका मतलब भैया ये जियो स्टेशनरी, अर्थ के रेस्पेक्ट में इसका मूवमेंट नहीं हो रहा। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपकी जो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बंदा अभी यहां है, इसने सैटेलाइट को देखा यहां, अगर ये बंदा घूम के यहां आ जाता है अर्थ के साथ, तो सैटेलाइट भी अगर घूम के यहीं आ जाए, बंदा जहां जहां सैटेलाइट वहां वहां, तो बंदे को हमेशा अपनी टांट के ऊपर जो है क्या दिखेगा, खोपड़ी के ऊपर क्या दिखेगा, तो दिखेगा सैटेलाइट हमेशा, और वो बोलेगा कि साहब ये सैटेलाइट तो चल ही नहीं रहा। बल्कि असली बात यह है कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम। आई बात समझ में? तो ऐसा होने के लिए क्या होगा, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, वो होगी सेम। एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी तो आपको पता होना चाहिए कि भाई टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज व्हाट, इट इज 24 आवर्स। 24 आवर्स इसका टाइम पीरियड होगा, और यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप उसकी हाइट भी बता सकते हो, तो 2 पाई r की पावर 3/2 बाय रूट ऑफ gm। ठीक है, तो ये आ जाता है अपने पास 24 आवर्स, तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो और फिर आप जो है यहां से r कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये r जो है यार, मेरे को यार अभी ये याद नहीं आ रहा, 5.6 आता है, 5.6 r आता है, कितना आता है
है ना, नहीं आर नहीं, इसकी हाइट जो है ना वो शायद 5.6 यार, मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं। चलो इसको मैं अगली क्लास में कभी बता दूंगा, ठीक है। तो ये हाइट जो निकल के आती है, आप बस ये ध्यान रखना है ना। यार रुको यार, मैं अभी चेक करता हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से थोड़ा सा मुझे, एक बार बस रुकना, थोड़ा सा हमको समय देना। तो हम अभी गूगल बाबा के पास जाएंगे, गूगल बाबा को बोले हाँ सही है ना, मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था कि यार गड़बड़ है। तो हाइट जो है अपने पास कितना आती है, 5.6 आ रही। तो 5.6 RE जो है ये आपकी हाइट आएगी, मतलब ये वाली हाइट, ये वाली हाइट जो है, ठीक है। तो R जो ऑर्बिट है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6.6 RE। 5.6 में आप RE और जोड़ दो, कि R आपका क्या रहेगा, RE प्लस H, दिस इज एक्चुअली R। तो ऑर्बिटल जो रेडियस आएगा वो 6.6 RE और ये 5.6। भाई एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सही 6.6 RE और हाइट रहेगी आपकी 5.6 RE। तो ये कहानी हो जाएगी आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। अब आपको कुछ और चीजें यहां पर ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना। तो हमें पता है कि अगर किसी पार्टिकल को आप थ्रो कर देते हो तो देखो अपनी अर्थ जो है ना वो ये रही, ठीक है, हमारी ये धरती माँ होगी, क्या कर डाला, तो ये जो है हमारी अर्थ, ये अर्थ हो गई। अब अर्थ के किसी ऑर्बिट में मान लो ये किसी डिस्टेंस दूर ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को आपने वेलोसिटी दे दी v। अब अगर ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है तो ये एस्केप कर ही जाएगा और इन्फिनिटी पे जाके भी नहीं रुकेगा, लेकिन वो पाथ कैसा होगा, तो ये याद रखना है हाइपरबोलिक एस्केप होगा, हाइपरबोला में मूव करेगा। ये एस्केप तो करना ही करना है लेकिन हाइपरबोला में मूव करेगा, ये याद रखना है। हाँ, तो ये याद रखना है अपने को, ठीक है। और ऐसे ही जब v एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा तब भी एस्केप करेगा, लेकिन वो कैसा एस्केप होगा, पैराबोलिक एस्केप होगा। इस केस में हाइपरबोलिक, हाइपरबोला शेप बनेगा और यहां पे पैराबोलिक। दूसरी बात, अगर आपकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ और एस्केप वेलोसिटी, आप जानते हो ना एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स ऑफ जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ से ज्यादा और एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो एस्केप भी नहीं कर पाएगा और सर्कल में भी नहीं घूम पाएगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये किस में मूव करेगा, इलिप्स में। एस्केप वेलोसिटी से कम और ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा तो इलिप्स में मूव करेगा, और अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल हुआ तो सर्कल में मूव करेगा, और ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी कम हो गया तो अगेन ये इलिप्स में मूव करेगा, जैसा कि आपको इधर दिख रहा है। तो ये सारे केस हो गए, इलिप्स, सर्कल, इलिप्स, एस्केप, एस्केप। क्लियर, तो ये याद रखना मेरे, ठीक है ना। हाँ, और कम दे दी तो हो सकता है वो आके कहीं इस पे ही गिर जाए, भाई वो इलिप्स कंप्लीट कर पाए लेकिन वो गिर जाए पहले ही, यहीं पे टकरा जाए वो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये हमने थियरी कंप्लीट कर ली। तो यार एक दो सवाल है वो देख लेते हैं जरा, क्या दिया गया है क्या नहीं सवाल है, और एक अपना ये, चलो सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक सैटेलाइट है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, विल एस्केप। तो एक सैटेलाइट एस्केप कब करेगा, इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय √2 - 1 टाइम्स, इंक्रीज्ड बाय इतना, ठीक है। इफ इट्स स्पीड इन द ऑर्बिट इज मेड √1.5 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, इट स्टॉप्स मूविंग इन द ऑर्बिट। तो आप जानते हो यार ऑर्बिटल वेलोसिटी उस सैटेलाइट की कितनी होगी, वो होगी √gm/r। एकदम तो रद्दी सवाल था यार मैंने। और एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, एस्केप वेलोसिटी होगी आपकी √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और अभी ये फाइनल वेलोसिटी है, कितना बढ़ा दिया आपने, आप अगर यहां से चेक करोगे कितना इंक्रीज कर दिया आपने स्पीड को, आपने स्पीड को इतना इंक्रीज कर दिया भाई, है कि नहीं। साफ साफ दिख रहा है कि इंक्रीज्ड बाय इतना, पहले वीओ थी तो आप इतना इंक्रीज कर दिया, इससे आपने इतना इंक्रीज कर दिया, तो भाई सही है, तो कोई दिक्कत नहीं। स्पीड इन द ऑर्बिट इज मेड इतना टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, नहीं साहब
रूट 2 टाइम्स है, रूट 1.5 है ना, वो रूट 2 1.41 मतलब रूट 1.5 नहीं है किसी, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड। चलो देख लेते हैं। यहां से अगर आप देखोगे तो अभी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, हाफ एम वी ओ का स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी हाफ एम एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा इतना। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। एकदम रद्दी सवाल, ये भी सही। इट स्टॉप्स मूविंग इन द ऑर्बिट, अरे नहीं भाई रुकेगा क्यों, वो तो तेज वेलोसिटी से चले। इसी से चलो मुझे एक सवाल और ध्यान आया, जिसे मुझे एक सवाल ये और ध्यान आया कि अगर मान लो कोई ऑर्बिट जो है वो क्या कर रहा है, ऑर्बिट कह रहा हूं मैं, सॉरी, सैटेलाइट जो है वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है या प्लैनेट किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, एकदम से इसको रोक दिया जाए, क्योंकि यहां पे स्टॉप वाली बात आ गई ना। चलो एक बात कर लेते हैं, अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है या कोई प्लैनेट घूम रहा है, एकदम से सैटेलाइट को रोक दिया जाए, ठीक है, मान लो ये पहले घूम रहा था कुछ v वेलोसिटी से, तब इसका एक्सेलरेशन जो इनिशियल था वो था a। जब ये सैटेलाइट घूम रहा था तब इसका इनिशियल एक्सेलरेशन था a। अब इसको हमने क्या कर दिया, एकदम से रोक दिया। आफ्टर स्टॉपिंग द सैटेलाइट, जस्ट आफ्टर स्टॉपिंग द सैटेलाइट, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? क्या लगता है तुम्हें, एक्सेलरेशन a होगा, उससे कम होगा, 0 होगा, ज्यादा होगा, क्या लगता है? सोचो जरा उसके बाद। तो अक्सर इसमें लोग जल्दबाजी में कह देते हैं 0। क्यों क्यों कहते हैं? इनको लगता है अच्छा जब देखो सर सर्कल में घूम रहा है तो एक्सेलरेशन होता है अपना v²/r, है कि नहीं? और सर अभी वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गया। अरे ऐसे थोड़ी ना काम चलता है भाई। माना कि सर्कल में जब घूम रहा है तब एक्सेलरेशन v²/r है, लेकिन वो जब रुक गया है तब थोड़ी ना सर्कल में घूम रहा है। तब आप देखो क्या फोर्स लग रहा है कि नहीं। तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है। जब वो यहां चल रहा था तब कितना फोर्स लग रहा था, Gmm/r²। जैसे ही उसे एकदम से रोक दिया गया, रुकने के जस्ट बाद भी फोर्स तो उस पर क्या लगेगा, उतना ही लगेगा। हाँ ये अलग बात है कि वो ऐसे गिरने लग जाएगा, फिर इस तरफ कि फोर्स उसको खींचेगा तो वो गिरने लग जाएगा, लेकिन उस वक्त पे फोर्स तो उतना ही होगा ना। फोर्स उतना ही है तो एक्सेलरेशन भी आपका कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, नो चेंज। साथ ही साथ इन सैटेलाइट और इन स्पेस स्टेशंस दे फील वेटलेसनेस। तो कोई पूछ सकता है अरे वेटलेसनेस कैसे आ गई? वेटलेसनेस तो तब आनी चाहिए जब हम इंफिनिटी पे पहुंच जाएंगे। भाई वेटलेसनेस आने के पीछे का कारण यह है कि यू आर फॉलिंग फ्री। इस सैटेलाइट का एक्सेलरेशन या स्पेस स्टेशन का एक्सेलरेशन किसी भी प्लैनेट के आजू बाजू घूम रहा होगा तो कितना होगा, वो होगा g। और आप जानते हो किसी भी फ्रेम में अगर आप हो और वो फ्रेम अगर g एक्सेलरेशन से गिर रहा है तो आपका नॉर्मल जो है वो 0 हो जाता है, और नॉर्मल ही आपको वेट को फील करवाता है। नॉर्मल लगना बंद हो जाएगा तो वेट क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो हमने एनएलएम में ही पढ़ा हुआ है क्या, कि अगर ये एक्सेलरेशन है अपना कितना a, कोई चीज गिर रही है a एक्सेलरेशन से, तो नॉर्मल विल बी mg माइनस ma। तो इफ a इज इक्वल्स टू g तो नॉर्मल इज 0 एंड इफेक्टिव ग्रेविटी इज ऑल्सो 0। तो इन स्पेस स्टेशन ग्रेविटी वहां है लेकिन इफेक्टिव ग्रेविटी नहीं है। उसका मतलब यह है कि आपको वेट फील नहीं होगा, आप हवा में उड़ोगे, ठीक है। तो जो धरती पे भी आपको जब वो इफेक्ट 0 ग्रेविटी फील करवाते हैं तो क्या करते हैं, वो प्लेन को लेके जाते हैं एकदम ऊपर। प्लेन जो है उसको उड़ा के लेके जाते हैं वो कैसा, ऐसा एकदम ऊपर, ठीक है। प्लेन को ऐसा ऊपर उड़ा के ले जाके और फिर एकदम से नीचे लाते हैं। तो जब वो नीचे लाते हैं तो कुछ देर के लिए वो प्लेन को ऐसा समझ लो कि वो गिरने देते हैं, कंट्रोल्ड वे में गिरने देते हैं जी एक्सेलरेशन से। तो कुछ सेकंड्स के लिए जी एक्सेलरेशन से गिरने देते हैं तो क्या होता है, प्लेन भी गिर रहा है जी से, तुम भी गिर रहे हो जी से, और तुम एकदम मस्त ऐसे हवा में प्लेन के अंदर उड़ते रहोगे क्योंकि तुम पे इफेक्टिव ग्रेविटी लगेगी ही नहीं। भाई जब प्लेन मान लो रुका हुआ है और तुम जब नीचे गिर रहे हो तब तुमको क्या लग रहा है कि तुम उछलते हो तो तुम वापस नीचे आ जाओ, क्योंकि प्लेन तो अपनी जगह पे, तुम उछले तुम वो गिर, तुम मतलब प्लेन से मतलब जब रुके हुए प्लेन में बात कर रहा हूं या इस कमरे में बात कर रहा हूं,
तो तुम ऊपर उछलते हो तो वापस नीचे आ जाते हो। अब ऐसी सिचुएशन अज्यूम करो जहां पर प्लेन है, प्लेन भी गिर रहा है, तुम भी गिर रहे हो, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 है, तो प्लेन के रेस्पेक्ट में तुम्हारा कोई नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। तो प्लेन भी गिर रहा है और उसके अंदर तुम भी गिर रहे हो, तुमको ऐसा लगेगा कि तुम उड़ रहे हो, बल्कि एक्चुअली में तुम उड़ नहीं रहे हो, तुम प्लेन के साथ गिर रहे हो। फीलिंग ऐसी आएगी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो जब आपकी इफेक्टिव ग्रेविटी 0 होती है तो आपको वेटलेसनेस महसूस होती है और स्पेस स्टेशन यही वजह। अब ये मत बोलना कि स्पेस स्टेशन के अंदर वो गिरता क्यों नहीं है, ये तो यार सर्कल में ही बता दिया है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं होती है, बॉडी तो उस डायरेक्शन में मूव होती है जहां पे वेलोसिटी होती है। फोर्स तो क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो ये भी फ्री फॉल ही कर रहा है भाई। सर तो फॉल क्या कर रहा है, गिर क्यों नहीं रहा है? गिर तो रहा है, ऐसा जा रहा है तो अब ये बेंड तो हो गया, ऐसा जा रहा है तो बेंड तो हो गया, ये कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, ये कंटिन्यूअस गिरना ही है। बस इधर ये है कि वो डिस्टेंस जो है ना वो चेंज नहीं हो पा रही, कम नहीं हो पा रही। ठीक है, तो एक लास्ट सवाल जो है अपना उसको भी हम देख लेते हैं और बात कर लेते हैं इस सवाल की। तो इसमें क्या कहा गया है कि सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ is in orbit above the equator with a time period of revolution of 1.5 hours. If it is above a point P on equator at some time, it will be above P again after time. यहां पे सुनो, देखो ध्यान से, ये भी यार कुछ खास सवाल नहीं है, सिंपल ये सवाल। तो एक्चुअली आज ना कुछ मेरे को लगता है कि लगता तो क्या, वो तो है ही, या तो है ना, होता ना कि आप पीपीटी को देखते वक्त आपने सेव करना भूल गए हो, तो ऑटो सेव पे नहीं होगी तो कुछ क्वेश्चंस सेव ही नहीं हुए। इतने कम क्वेश्चंस और अच्छे वाले क्वेश्चन शायद आए ही नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर लेकिन कंसेप्ट कोई नहीं छूटा है अपना ना, क्वेश्चन जरूर छूट गए लेकिन कंसेप्ट कोई नहीं। चलो जी, तो हम क्या कह रहे हैं कि मान लो ये तो थी अपनी अर्थ, ठीक है। अब अर्थ की ये एक्सिस है, अर्थ मान लो इसके अबाउट, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसा घूम रही है, ऐसा घूम रही है, या ऐसा मान के चलते हैं, मान लो इधर ईस्ट और वेस्ट की बात हो रही है, तो मान लो अभी आपका सन जो है वो यहां है। अगर सन यहां है, आपको ये समझना होगा अर्थ ऐसा घूम रही होगी, तभी आप इस डायरेक्शन को ईस्ट कहोगे, क्योंकि देखो कोई बंदा यहां बैठा है तो उसको सन अभी इधर दिख रहा है, जैसे जैसे ये ऐसा ऐसा घूमेगा तो सन इसको ऐसा लगेगा कि सन अभी यहां है, फिर एक्चुअली तो ये घूम के इधर आ जाएगा, लेकिन इसको लगेगा कि सन यहां से यहां आ गया। समझना बात, ये बंदा घूम के कैसा आ जाएगा, यहां आ जाएगा, लेकिन इसको क्या लगेगा कि सन इसके सर पे आ गया, सन तो अपनी जगह पर ही है। एक्चुअली में अर्थ ऐसी घूमेगी, तो सन की पोजीशनिंग से आप बता सकते हो कि अर्थ का घूमना ऐसा होगा, दिस इज ओमेगा ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट हो गई एक तरीके से, और ये क्या हो गई, वेस्ट। इस बंदे के लिए ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। सैटेलाइट कैसा घूम रहा है, एक बार आपको कह रहा है वेस्ट टू ईस्ट, एक बार कह रहा है ईस्ट टू वेस्ट। अगर वो एक बार ऐसा घूमेगा तो सैटेलाइट मान लो अपना सैटेलाइट भी ऐसा घूम रहा है अभी, इस सेंस में आपको ये समझना होगा कि दोनों का, इस बंदे का और इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड अलग अलग है। तो यहां पर ऑब्वियसली सैटेलाइट तेज घूम रहा है, आपको यह समझ में आना चाहिए कि ओमेगा ऑफ सैटेलाइट एंड ओमेगा ऑफ अर्थ, ओमेगा ऑफ सैटेलाइट इज मोर। तो इस बंदे को क्या लगा कि सैटेलाइट थोड़ा तेज जा रहा है, और इस बंदे के हिसाब से वापस घूम के किधर आ जा रहा है, इसी के ऊपर आ जा रहा है। पी पॉइंट के हिसाब से वो घूम के वापस इसी के ऊपर आ जा रहा है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो ये बंदा अभी यहां पहुंचता है, इस बंदे ने कितना एंगल चला, कुछ थीटा ऑफ अर्थ, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ, और ये सैटेलाइट घूम के आ जाता है कुछ यहां, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट। बंदे के हिसाब से तो सैटेलाइट इतना ही चला। क्या ये बात समझ में आई कि ये अपने पास क्या था, ये अपने पास थी इनिशियल पोजीशन दोनों की एक ही लाइन पे। साफ ही बना देता हूं यार, गचपच का थोड़ा सा साफ बना। हाँ जी, तो मैं मान लो बंदे को खड़ा कर देता हूं अभी यहां पर, और सैटेलाइट है यहां पर।
अगर ये सैटेलाइट कुछ ऐसे जा रहा है और ये बंदा इसके साथ ऐसा घूम रहा है, तो आप इस बात को समझना, ये बंदा मान लो आ जाता है इस पोजीशन पे। अभी बंदे ने कितना घूमा, थीटा ई, जितना अर्थ घूमी, और सैटेलाइट कहां आ जाता है, ये सैटेलाइट घूम के आ जाता है यहां पर। सैटेलाइट कितना घूमा, सैटेलाइट घूमा इतना, बंदे के हिसाब से सैटेलाइट तो कितना घुमा है, इतना घुमा है, तो कितना आ जाएगा, थीटा एस माइनस थीटा ई। तो क्या तुमको ये समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू दैट बंदा ऑफ सैटेलाइट इज थीटा एस माइनस थीटा ई। क्लियर? और इसी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डी थीटा बाई डी टी, तो बंदे के हिसाब से अगर सैटेलाइट कुछ डी थीटा घूमता है डी टी टाइम में, तो वो आ जाएगा आपका ओमेगा ऑफ सैटेलाइट माइनस ओमेगा ऑफ दिस बंदा या अर्थ। अब अगर मैं कह रहा हूं कि यार मैंने सैटेलाइट को देखा, तो मैं कह रहा हूं यार अभी ये घूम के ऐसा गया और वापस इधर आ गया, तो मेरे हिसाब से सैटेलाइट कितना चला है, 2 पाई। मैं तो अपनी जगह पे, मैं तो मानूंगा, मैं तो रेस्ट पे हूं, अर्थ घूम रही है, लेकिन मेरे हिसाब से सैटेलाइट कितना चला, घूम के आया और वापस इधर आ गया, 2 पाई एंगल उसने चल लिया विथ दिस कांस्टेंट वैल्यू। तो आप यहां से कह सकते हो कि 2 पाई एंगल उसने चल लिया कितने टाइम में, टी टाइम में। तो मेरे अकॉर्डिंग जो टाइम लगेगा आफ्टर सम टाइम, जो टाइम लगेगा उसको मैं कह रहा हूं टी। मान लो मेरे हिसाब से वो टी टाइम में वापस घूम के मेरे सर पे आ जाता है, तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड ऑफ सन, सॉरी क्या है, सन नहीं है, क्या है, सैटेलाइट, एंड 2 पाई बाई टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। 2 पाई 2 पाई 2 पाई कैंसिल, तो हमारा टाइम पीरियड जो आ गया वो आ गया क्या, सैटेलाइट, अर्थ और टीई माइनस टी एस। ये आपका आंसर हो जाएगा अगर ये ऐसा घूम रहा है। दूसरी बात, अब समझो कि ये सैटेलाइट, ये बंदा तो इधर गया, लेकिन सैटेलाइट इधर जाने की बजाय इधर जा रहा था, तो सैटेलाइट यहां आ गया, तो बंदा इतना चला, ये यहां चला, तो बंदे के हिसाब से एंगल कितना चल गया, ये वो चल गया थीटा ई प्लस थीटा एस, तो प्लस आ जाएगा, यहां भी प्लस आ जाएगा और इस रिजल्ट में प्लस आ जाएगा। तो आपके पास 2 आंसर आएगी, एक आएगा प्लस के साथ, एक आएगा माइनस के साथ। जो प्लस के साथ आंसर आएगा आपका, 2 ए लिख दिया मैंने, प्लस के साथ जो आंसर आएगा, माइनस के साथ जो आंसर आएगा, चेक कर ही लेते हैं यार कितना कितना क्या आएगा। टाइम जो अपना लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है टी ऑफ सैटेलाइट, टी ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ माइनस टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, एक बार तो ये आ जा रहा है। तो अपने को टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट आई थिंक इट इज 1.5 आवर्स, लिख देते हैं भाई 1.5, और ये तो अपना कितना है, 24 घंटे है ही, और इसमें से 24 घंटे में से 1.5 में माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये भाई 23.5 आ जाएगा, ये है ना भाई। 24 घंटे में से 1.5 घटाना है तो 23.5, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 7। ओ मेरे भगवान, और कुछ जा रहा है क्या ये आ गया अपने पास कितना, 4 3 12, 1 3 2 6 72 बाई 47। चलो चेक करते हैं कितना आ जाएगा, 72, इसको डिवाइड करना है भाई, तो 1 जा 47, टाइम नहीं है तो कर ही लेते हैं कैलकुलेशन, टाइम है अपने पास तो कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। तो 1 जा क्यों जा भेज रहा हूँ भाई मैं, अच्छा हाँ 1 ही जाएगा, तो 147, 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए तो अपने पास कितने बचे, 5, और ये 6, तो ये आ गया 2, 25 पॉइंट, ये आ गया 50। कितना टाइम्स जाएगा ये, 5, 7 5 जा 35, 3 5 4 जा 20, 5 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा इधर से 5 और ये 1 है ना, और हाँ तो ये 47 है, तो ये 9 जाएगा, है ना, लगभग लगभग 9। चलो जो भी है, मेरे को इधर से पता लग गया कि ये जो अगला डिजिट है वो ऑब्वियसली कैसा आ रहा है, 5 से बड़ा आ रहा है, तो मैं सीधे सीधे आंसर लिख सकता हूं अपना कितना, 1.6 अपना टाइम बोल रहा था ना, अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा। जब ये घूम रहा है कैसा, वेस्ट टू ईस्ट, तो अपने पास ये कब आया, जब मैंने माइनस लिया ना,
हाँ, तो माइनस कब आ रहा था? जब ये ऐसा जा रहा था। तो ध्यान रखो ये अपनी वेस्ट थी और ये ईस्ट थी, तो वेस्ट टू ईस्ट जब जा रहा है तो 1.6 आ रहा है। ऐसे ही आप जब प्लस करोगे, जब आप ईस्ट से वेस्ट जाओगे, आपके पास है ना ये 24/17 आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार चेक कर लेते हैं प्लस को देखकर भी। प्लस को देखकर जब मैं देखूंगा तो ऊपर अपने पास वही 1.5, ये 24 और मतलब 24 ना, कई लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं 24। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि 24 और प्लस आ जाएगा 1.5। 24 और 1.5 कितना आ जाएगा? 25.5। तो 3 5 जा 5 3 जा 15 पॉइंट तो हट जाएगा। 5 5 जा 25 और ये 1। ठीक है, इसके बाद 3 से अगर ये जाता है, अच्छा ये कट ही रहा है पूरा, 3 1 जा 3 और 3 7, तो 24/7 अपने पास 24/17 अपने पास आ जा रहा है। बिल्कुल ये एकदम सही जवाब है। ठीक है, तो ये आपका जो है एकदम सही जवाब है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आओ अब एक और सवाल कर लेते हैं। एक सवाल, ठीक है, मेरे को देना चाहिए था, डेटा में थोड़ा सा कंफ्यूजन अब मेरे को रहेगा, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा तो थोड़ा मैच नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कर लेंगे कि हम बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस वहां पे रहेंगी। यहां मैं क्या कह रहा हूं कि सवाल मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं कि हमने क्या किया कि एक पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी के आधे से थ्रो किया, अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी के आधे से थ्रो किया, तो आपको बताना है कि वो मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगा। मैक्सिमम हाइट बतानी है। तो ये तो एकदम रद्दड़ सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। कैसे कि भाई एस्केप वेलोसिटी आपने दी है तो हाफ mve² और एस्केप आपको पता है वो आता है 2gme/re, और इसका स्क्वायर है तो ये 4, मतलब हाफ mve का v का स्क्वायर बाय 4, तो ये कहानी आ जाएगी। और यहां आपके पास कितना है? ये gmem/re, और कुछ हाइट जाके वो अचीव करेगा तो हम बोलेंगे भाई माइनस का gmem/re+h, है ना। इसमें तो कहीं मतलब इस सवाल में कहीं कुछ खास नहीं है, एकदम रद्दी है ये, जो कट रहा है वो काट डालो। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा माइनस का 3g, ये gme भी काट दो भाई, है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना? माइनस का 3/4 re, और इधर से आ जाएगा अपने पास माइनस का 1/re+h। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो तो 3 से 3 हटाई डालो, तो 3re+3h इज इक्वल्स टू 4re। तो h अपने पास आ जाएगा कितना? re/3। इतना हाइट ही अचीव कर पाएगा। ये तो एक कहानी होगी, लेकिन सवाल ये वाला नहीं था भाई। असली सवाल अपना कब था? जब मैं क्या कह रहा हूं, सेम सवाल है लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, इसको एंगल से थ्रो किया है, एंगल से, वही एस्केप वेलोसिटी बाय थ्रू, लेकिन 60 डिग्री प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का है, लेकिन ज्यादा वेलोसिटी से फेंका है। अब आपसे मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है यहां पर। अब आपको ये बात समझनी होगी कि ये मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा तो थोड़ा समझना। पहली बात, ये एस्केप तो कर नहीं पाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, एस्केप तो कर नहीं पाएगा, तो कुछ ये ऐसा मूव कर रहा होगा। और अगर ये ऐसा मूव ये कर रहा है, ठीक है, अगर ये ऐसा मूव कर रहा है तो सबसे ज्यादा दूर ये कब होगा? सबसे ज्यादा दूर ये होगा तब जब ये, भाई देखो, अर्थ से जब वो दूर जाता रहेगा तो जब भी इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, उसका एक भी कंपोनेंट हुआ तो ये और दूर जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो जैसे मान लो अभी ये इधर जा रहा है, तो आपको समझ में आता है कि ये इधर जा रहा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर भी आ रहा है, तो ये कंपोनेंट इसको और दूर ले जा रहा है। तो कब सबसे ज्यादा दूर होगा? जब इसका ये रेडियल कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। आपको ये बात समझनी होगी कि सबसे ज्यादा दूर ये तब होगा जब इसका रेडियल कंपोनेंट जो है वो 0 हो चुका होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी जो है इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा, ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा, आपको ये समझना है। और यहां वेलोसिटी क्या होगी मुझे नहीं पता है। तो h और v ये दो वेरिएबल्स है,
तो मैं यहां पे बस इक्वेशन की बात करूंगा कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसका रेडियल कंपोनेंट 0 होगा, तो सारी वेलोसिटी इधर है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कि वो कंजर्व है। इनिशियल मोमेंटम में कितना लिखूंगा, इनिशियल मोमेंटम में लिखूंगा एम वी कॉस थीटा इंटू आर ई, एम वी ई बाय 2 क्योंकि वेलोसिटी इतनी थी, कॉस 60 और इंटू आर ई, लीनियर मोमेंटम का रेडियस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और यहां पर तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर है ही, तो यह आ जाएगा एम वी और आर ई प्लस एच, एम से एम कटेगा, वी की वैल्यू आपको पता है वो आप यहां रख सकते हैं, लेकिन वी और एच अननोन है, तो ये पहली आपकी इक्वेशन आएगी। दूसरी इक्वेशन आपकी एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाएगी, जो आ जाएगी हाफ एम पीई स्क्वायर बाय 4 माइनस का जी एम ई एम बाय आर, और मैक्सिमम हाइट पे आपके पास वेलोसिटी कितनी है, हाफ एम वी। इस बार वेलोसिटी 0 नहीं होगी मैक्सिमम हाइट पे, क्योंकि कुछ एंगल से फेंका है, प्लीज ये ना सोचे कि यहां 0 जाएगी, इस केस में सीधा फेंका था इसलिए वो 0 हुई, यहां वो 0 नहीं हो, तो यहां आ जाएगा एम वी स्क्वायर और ये जी एम ई एम है ना अपॉन आर ई प्लस एच, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो आप सॉल्व कर कुरा के जो है वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन इस तरीके से आप यहां पर इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है आपका हुआ ग्रेविटेशन समाप्त, ठीक है। तो इसके बाद हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका टर्म 2 वाला सिलेबस। ऑब्वियसली आपके स्कूल में तो इतना हेल्प नहीं मिल पाई क्योंकि स्कूल एग्जाम्स तो आपके एकदम सर पे हैं, लेकिन हाँ 12th से पहले आपके लिए ये चीजें हम आपको कवर करके दे ही रहे हैं। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। सो जय हिंद।